आदाब जावेद अख्तर साहब। आदाब। मैं विजय केला हूँ और आज आपकी 77वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पे हमने आपको आईपीआरएस के इस पोर्टल पे आने की खास गुजारिश की है। आप वैसे आईपीआरएस के चेयरपर्सन भी हैं, आप बहुत बिजी पर्सनैलिटी हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत शुक्रिया और आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईपीआरएस के लिए या अपने राइटर और कंपोजर दोस्तों के लिए मेरे पास हमेशा वक्त है। तो जी मेरा वक्त इतना कीमती नहीं, इनके लिए बिल्कुल नहीं, जब जी आप जी कहें। जी और जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया। जी अ, जावेद अख्तर साहब। जी। तो आप कल 77 बरस के हो जाएंगे, कैसी है दिल की कैफियत? देखिए, तो लकीरें खींची हुई है वक्त पे, वक्त सीमलेस है, गुजरता चला जाता है। अच्छा, अब ये क्या है कि उम्र भी एक अजीब चीज है। मेरा यह तजुर्बा है कि जो ओल्ड एज है वो आपकी उम्र और उसमें 10 बरस जोड़े जाए तब होती है। जब हम 12 साल के थे तो 20 साल के लड़के तो हमें बूढ़े लगते थे। फिर जब जी हम 20 साल के हुए तो कोई आदमी जो 30 साल का ऐसा लगता, ओ हो, ये 30 बरस का है। फिर जब हम 30 के थे तो हम 40 को ऐसे देखते थे, जब 40 के थे तो 50 को ऐसे देखते। तो हमारा जो किस्सा ये है कि हम अपने को ओल्ड मानने को तैयार नहीं होते। हम मानते हैं कि जो हमसे 10 बड़ा है वो ओल्ड है। और जिस जिस एज पे आप पहुंचते जाते हो आपको लगता है ये क्या उम्र है, तो कुछ भी उम्र नहीं है। तो अब मैं देखिए 77 का हो रहा हूँ। जी 77 तो लोग होते ही नहीं थे एक जमाने में, समझे आप। जी 50 साल के आदमी को बूढ़ा कहते थे, 50 साल की 40 साल की औरत को बूढ़ी कहा जाता था, आज से 50 40 50 साल पहले। जी लेकिन इंसान का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। और वो उसके जो हेल्थ केयर जिस तरह की हो गई है, जिस तरह की जिंदगी हो गई है, तो वो अब 77 में भी अभी अभी लग रहा है कि यार अभी तो बड़े काम बाकी है, सब काम खत्म करने चाहिए। तो जब तक एम्बिशन है आप में, जब तक आप में यह आरजू है कि कुछ काम करने थे जो अभी तक हुए नहीं, तो आपको उम्र से ज्यादा फिर उन कामों की फिक्र होती है। और उम्र, आपको इतना डर नहीं लगता उम्र से। वाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात जी। रखी। जी जी। जावेद अख्तर साहब, इस शो का नाम हमने रखा है तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अरे, तो फिर तो इंटरव्यू आपका होना चाहिए कि क्या ख्याल है आपको। मेरा इंटरव्यू तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ। और ये जो गजल है इसमें तो आपने अपनी ही बात की है कि जिंदगी धूप तुम घना सी है हमारे लिए। अगर आप कहें तो जब भी धूप वाला मौसम आता है तो हम जावेद अख्तर साहब को याद करते हैं और वो मौसम जो है वो घना साया में बदल जाता है। अरे भाई, आपकी मोहब्बत है। ऐसा कुछ है नहीं, कुछ ऐसे वक्त थे खड़े हम लोगों पे सब पर ही। लेकिन जो चीज जिसने हमारी मदद की वो थी एक मुकम्मल यूनिटी। कोई सेक्शन राइटर्स का या कंपोजर्स का ऐसा नहीं था जो हमारे कॉज से, जो कि सबका ही कॉज था, उससे बाहर हो और वो उसके खिलाफ बात कर रहा हो। सब एक जगह पे थे, एक अ, ख्याल के लोग थे। कुछ लोग मुंह से बोलते थे, कुछ नहीं कहते थे, भाई कमर्शियल प्रेशर और मजबूरियां भी होती हैं जिन्हें समझना चाहिए। लेकिन जहां जहां जैसे जैसे हुआ, हर इंसान ने अपनी कैपेसिटी से बढ़कर इस कॉज में मदद की, सो हम कुछ अचीव कर सके। ऐसा कोई होता नहीं कि अकेला आदमी जाके जंग जीत के आ जाए। जंग के लिए तो पूरी फौज चाहिए होती है। लेकिन जावेद अख्तर साहब, अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से संसद भवन में गए होते तो आपका विचार चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो उसका विरोध होता। मुझे लगता है कि ये संसद भवन के इतिहास में एक कारनामा था कि बहुत ही छोटे वक्फे में आपने ये मुद्दा उठाया और पारित हो गया। वो कॉज ही ऐसा था। देखिए, कोई भी पार्टीज हों, सब पॉलिटिकल पार्टीज की इकोनॉमिक्स पे, सोशल स्ट्रक्चर पे, कानून पे, फॉरेन पॉलिसी पे, हर चीज पे अलग अलग राय हो सकती है और है। लेकिन ये कि जहां तक कलाकारों की बात है, जो हमारे संगीतकार हैं, जो हमारे राइटर हैं, ऐसी तो कोई पार्टी मुझे अभी तक नहीं मिली जो उनके खिलाफ हो। तो इस बात पे एक कंप्लीट यूनिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट थी पार्लियामेंट में, कि नहीं भाई, इन लोग के साथ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा।
और हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो किसी भी पार्टी ने ना अपर हाउस में ना लोअर हाउस में इसके खिलाफ बात जी पूरी, बल्कि आप कभी देखेंगे तो जो लोकसभा में जी सुषमा स्वराज जी की स्पीच थी, जी जबकि वो अपोजिशन में थी उस वक्त, तो लगता था कि ये बिल जो है ये सरकार का नहीं बल्कि बीजेपी का है, कि बीजेपी जैसे लड़ रही थी उसके लिए। और हकीकत ये है कि राज्यसभा से भी ये बिल बगैर अरुण जेटली साहब के पास नहीं हो सकता था। उन्होंने कितना मैनेज किया, लोगों को समझाया उन्हें कि ये कैसे करना है और इसका होना क्यों जरूरी है। वो तो उन्होंने उसे अपना पर्सनल इशू बना लिया था। जबकि बिल जो था उस वक्त दूसरी यूपीए सरकार का था, मनमोहन सिंह जी और हमारी सोनिया गांधी जी और कपिल सिब्बल साहब, ये लोग ये बिल ला रहे थे, ये बिल इन्होंने बनाया था। लेकिन ऑपोजिशन जो हर बात पे झगड़ा कर रही थी, दूसरी बातों पे, यहाँ पर बिल्कुल एक थी। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ऐसा लगता था कि समझ में नहीं आता था कि सरकार का बिल है क्या ऑपोजिशन का। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो स्पीच आपका संसद भवन में 2012 में था, जी वो तो एक इतना आउटस्टैंडिंग स्पीच है कि हम अपने आप को मजबूत कर लेते हैं उसको जब भी सुनते हैं। मुझे याद है कि आपने शहरयार साहब का एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त की थी कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। जी जी जावेद अख्तर साहब, हम आईपीआरएस के मुद्दे पे आने से पहले जरा आपके फिल्म गीतों पे भी आना चाहेंगे। आज आपका जन्मदिन है, हमें इजाजत दीजिए। तो मैं जो सिरा पकड़ा हुआ था कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जावेद साहब, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि यही एक गीत काफी था, यही एक फिल्म काफी थी, जिसके सारे गाने आपकी लिरिकल एबिलिटी को बताने के लिए काफी थे। कैसे कैसे गीत लिखे थे आपने। अभी ज्यादा पुराना वाकया नहीं है, 40 बरस पुरानी ही बात है। ये बता दे मुझे जिंदगी, प्यार की राह के हम सफर किस तरह बन गए अजनबी, फूल क्यों सारे मुरझा गए किस लिए बुझ गई चांदनी, या ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना हो घर, तो पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर, या फिर ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं, क्यों इसके फैसले हमें क्यों इसके फैसले हमें मंजूर हो गए। या एक और आपका जो गीत है कि रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूं, ये तो बस मैं हूं कि इस हाल में भी जिंदा हूं, ख्वाब क्यों देखूं वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूं, मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। जावेद साहब, जैसा कि सभी जानते हैं, ये फिल्म साथ साथ के ये सारे गीत हैं और 40 बरस का वक्फा तकरीबन बीत चुका है। वैसे तो हम जानते हैं कि बदलाव होता है जिंदगी में, लेकिन क्या हमारी जिंदगी में इतने भी बदलाव होंगे, ये आपने सोचा था। राजनीतिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, सियासी बदलाव, ये जो हम मीडिया को इतना ज्यादा समझ रहे हैं इन दिनों, और वो हमारी जिंदगी में इस तरह दखल दे रहा है। कुछ कुछ अनुमान, आप तो शायर हैं, आप तो मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो क्या आपने जान लिया था, बूझ लिया था, या बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए। देखिए, अंग्रेजी में किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि एवरीवन चेंजेस विद टाइम एक्सेप्ट फॉर फूल्स एंड डेड पीपल। कि जो मर गए हैं वो नहीं बदलेंगे, वो तो अब वैसे ही है, और जो बेवकूफ है वो नहीं बदलेंगे। जिंदगी जो है एक ही चीज है, कि इकबाल की लाइन है बहुत मुश्किल उर्दू में, मैं उसका तर्जुमा करूंगा। जी सबात एक तगय्युर को है जमाने में, जो चीज कांस्टेंट है वो है इनकंसिस्टेंसी। जी जो चीज कभी नहीं बदलती वो है बदलाव। कॉन्स्टेंटली एक ही चीज है, वो है बदलना। बस जी यही चीज हमेशा है। और अगर जो जिंदगी, जो समाज, जो लोग, जो इंडिविजुअल या जो ग्रुप नहीं बदलते हैं वक्त के जी साथ, जो जबानें नहीं बदलती हैं वक्त के साथ, जो कल्चर नहीं बदलते वक्त के साथ, वो फिर थोड़े दिनों बाद म्यूजियम का हिस्सा हो जाते हैं।
किसी म्यूजियम में दिखाया जाता है सर के जमाने में कैसा था। जी जी जो जिंदा है वो बदलेंगे, जैसे वो आगे बढ़ेंगे, चेंज होंगे, हालात बदलते हैं, उसके साथ हमारी वैल्यू सिस्टम, हमारी सोच, हमारे रहने सहने का तरीका, हमारी जबान, सब कुछ बदलता है और बदलना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, और मीडिया क्या, मीडिया मतलब कम्युनिकेशन के सोर्सेज, कि हम कैसे कर, देखिए हमारे तो बचपन में सिर्फ रेडियो पे न्यूज आती थी, वो भी दिन में 2 या 3 बार मेरे ख्याल से, तो वेट करना पड़ता था, अभी 9 बजे की न्यूज आएगी। जी अब तो आपको 24 घंटे 50 सोर्सेज से खबर मिल सकती है। तो और जो न्यूज है वो ट्रेवल भी बहुत तेजी से करती है, कहीं कुछ होता था तो वक्त लगता था पता लगने में, आज हुआ तो उसके आधे घंटे में तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम हो जाता है क्या हुआ। तो कुछ कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, कुछ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में नहीं है। जी जी और तो वहां भी कुछ खबरें आती हैं, यहाँ भी कुछ खबरें आती हैं, वो आप सुनते हैं दोनों ही बातें, फिर आप अपने हिसाब से फैसले करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ हमें बहुत शिकायतें होनी चाहिए। जिंदगी जब आगे बढ़ती है और जब चीजें, जिंदगी जब तरक्की करती है, तो ये समाज पूरे का पूरा ऊपर बढ़ता है, उसकी जी जी अच्छाइयां भी बढ़ती है, उसकी बुराइयां भी बढ़ती है, जी उसका क्राइम भी बढ़ता है। मेरे ख्याल से जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें जिस तरह के क्रिमिनल्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में आपको नहीं मिलेंगे, जी इसलिए कि क्राइम भी समाज का हिस्सा है, जो बुराई है वो भी समाज का हिस्सा है। तो जब हर चीज तरक्की कर रही है, बड़ी हो रही, तो ये भी बड़ी होगी, जी और जी हमें पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन यही सच्चाई है। अब ये जरूर है कि सवाल ये है कि हमको जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज इतनी आसानी से मिल रही है, उसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, उसमें हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, उससे हम क्या नतीजे निकालते हैं, क्या नतीजे नहीं निकालते, ये तो फिर इंडिविजुअल पे है। और सच अगर में वो गलत नतीजा निकालता है तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ब्लेम मत कीजिए, वो तो हर तरह के हैं। जी या आपने चुना है गलत वाला सोर्स तो ये आपकी मर्जी है, वरना आपको सही सोर्स चाहिए वो भी मिल जाएगा, अवेलेबल तो सब है। जी तो बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ बहुत सारी मामलों में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी अकल आती जी है, ऐसे ही जो संस्कृति होती हैं, जो जो पुराने सभ्यताएं होती हैं, जो पुराने देश है कि जिनमें हजारों साल का, हमारा जो है 5-6 हजार साल का तो आराम से इतिहास है ना। जी तो ऐसे ही जब बड़े होते हैं मुल्क भी, तो उनमें भी एक अकल आना शुरू होती है, जैसे एक इंडिविजुअल में आती है वैसे एक समाज में भी आती वाह वाह है। हिंदुस्तानी समाज में एक बुनियादी, कहीं उसके डीएनए में, उसके खून के अंदर एक समझदारी है, और होनी भी चाहिए कि आदमी उस मुल्क में पैदा हुआ है जहां ऋग्वेद लिखा गया, जी तो उसकी रगों में तो ऋग्वेद भी बह रहा है ना, जी जी उसकी रगों में तो उपनिषद भी बह रहे हैं, उसकी रगों में बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े शायर, सब उसकी रगों में चल रहे हैं। तो वो भले गांव में रहता हो, उसे जी हाँ मालूम भी नहीं इन चीजों का नाम, मगर उसके खून में है। तो एक सर्टन सेंसिबिलिटी जो है वो हिंदुस्तानी में बुरे वक्त में आ जाती जी है, वो उसके अंदर छुपी है। अच्छा, ऊपर एक कॉन्शियस माइंड है उसका, जिसमें वो होशियारियां कर सकता है कि ये चालाकी करे, वो होशियारी करे, ये फैसला करे, वो सोचे, जो अक्सर गलत गलत बातें भी सोच लेता है। जी लेकिन जब कगार पे आती है कि अब एक कदम आगे और बढ़े तो खाई में गिर जाएगी, वहां से जिंदगी हमारी इतिहास से पीछे आ जाती। नहीं भाई, ये तबाही नहीं होने देंगे, अभी सब हो गया जो कुछ, लेकिन बर्बादी हमें अपने देश, अपने समाज की मंजूर है। तो मैं तो ये खूबी हिंदुस्तानी समाज और हिंदुस्तानी खून में पाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डीएनए में छुपा हुआ 50 हजार का, 50 100 साल का संस्कार है, वो जाग रहा है, उसे मैं जागता हुआ देख रहा हूँ।
जी, 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 वाह! क्या बात है। जावेद साहब, आपकी ये गज़ल है जिसके 3 शेर पढ़ूँगा और उससे जुड़े हुए दिल में कुछ प्रश्न पैदा हो रहे हैं, वो पूछूँगा, मगर क्या गज़ल है। मेरी ज़िंदगी, मेरी मंज़िलें मुझे क़ुर्ब में नहीं दूर दे, मुझे तू दिखा वही रास्ता जो सफ़र के बाद गुरूर दे। ये जो ज़ुल्फ़ तेरी उलझ गई, वो जो थी कभी तेरी धज गई, मैं तुझे संवारूंगा जिंदगी, मेरे हाथ में ये उमूर दे। वाह वाह वाह, वही जज्बा दे जो शदीद हो खुशी तो जैसे कि ईद हो, कभी गम मिले तो बला का हो, मुझे वो भी एक सुरूर दे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस गजल के लिए जो आपने काफी पहले कही है। जावेद साहब, अब के शायरों में, अब के फिल्म गीतों में गम की फरमाइशें नहीं होती, मगर कैफी साहब ने, साहिर साहब ने, मजरूह साहब ने, शैलेंद्र साहब ने गम की फरमाइशें खूब की थी फिल्म गीतों में भी। और जैसा कि आपने कहा कि कभी गम मिले तो बला का हो, मुझे वो भी एक सुरूर दे, तो ये गम क्या है, ये बताएं। और अगर आज गमगीन गीत भी अगर लिखे जाते हैं तो उसका टेम्पो इतना बढ़ा दिया जाता है, उसका रिदम इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो ऐसा लगता है कि कोई खुशी ही का गीत हो। देखिए, ये गीत जो है, सॉन्ग राइटर ऐसा नहीं है कि उसके जो दिल चाह लिख दिया उसने, उसको एक सिचुएशन दी जाती है कि ये सिचुएशन है, इस पे आपको गाना लिखना है और ये ट्यून है। तो वो एक सिचुएशन के लिए एक ट्यून पे गाना लिखता है ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो गीत दे देता है और कंपोजर बनाता है उसकी ट्यून। हमारे तो म्यूजिक डायरेक्टर बड़े टैलेंटेड लोग हैं, उनको कोई झंझट क्यों होता उस काम में। लेकिन ये कि ट्रेडिशन यही है कि ज्यादातर ट्यून पहले बनती है, फिर उस पर बोल लिखे जाते हैं और एक खास सिचुएशन। जी अब अगर सिचुएशन दुख की नहीं है, सिचुएशन गम की नहीं है, सिचुएशन तड़पने की नहीं है, सिसकने की, रोने की नहीं है, तो शायद गम का गीत तो लिख ही नहीं सकता, इसलिए कि सिचुएशन ही नहीं है। जी और अगर सिचुएशन नहीं है तो म्यूजिक डायरेक्टर भी एक दुख भरी ट्यून क्यों देगा भाई, जी वो भी नहीं होगा। तो आजकल जो फिल्मी स्क्रिप्ट जो है उनमें कुछ गम के और दुख के और विरह के गीत कम इसलिए होते हैं कि उनकी सिचुएशन ही नहीं होती। सिचुएशन हो तो लिख देंगे ये लोग, ऐसा थोड़ी कि टैलेंट नहीं है हमारे पास। हमारे जो राइटर आजकल सॉन्ग राइटर हैं, जी नए जो आए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत टैलेंट है उनमें। मैं तो उनकी वोकेबलरी देख के इतना खुश होता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि लाइट हार्टेड गाना है जैसे, तो मुझे कभी कोई इनमें से मिलता है, जैसे इरशाद कामिल है, जैसे अपना अमिताभ भट्टाचार्य, तो मैं उनको एक बहुत लाइट हार्टेड गाना, जो हैवी गाने हैं, जो इमोशनल गाने हैं, जो थोड़े सीरियस गाने हैं, उस पे जो तो ज्यादा पोइटिक क्वालिटी होती है, मैं उन्हें इन गानों पे भी मुबारकबाद देता हूँ। तो पहले तो मुझे जरा शक से देखते हैं कि ये कुछ थोड़ा मजाक कर रहे हैं या सीरियसली कह रहे हैं। जी मगर हकीकत ये है कि लड़के उन गानों में, आप जरा वोकेबलरी देखिए क्या लाते हैं, क्या क्या जी लफ्ज कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे अगल बगल ही है, जी अब ये अगल बगल कब इस्तेमाल किया था, किसने किया था? जी तो जी जी एक ये जो फ्रेशनेस है वोकेबलरी की, वो मुझे अमिताभ में भी दिखती है और इरशाद में भी दिखती है। ये सच है, लोग सच। लाइट से लाइट गाना हो और कोई भी सिचुएशन हो, मगर इनकी वोकेबलरी में एक ताजगी होती है, ये इनका कमाल। बिल्कुल सच है। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि सिचुएशन बड़ी नई नई मिलती रहती है इन्हें, इन्हें वो सिचुएशंस नहीं मिलती हैं जो साहिर को या शैलेंद्र को मिली थी। तो उनके पास तो सिचुएशन ऐसी थी कि जिस पे ये महलों या तख्तों या ताजों की दुनिया लिख सकते थे। जाने जी वो कैसे लोग थे इनके प्यार को प्यार, दिल का हाल सुने दिल वाला, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी, कैसे कैसे का वहाँ, कौन है तेरा जाएगा कहाँ मुसाफिर। तो ये जो सिचुएशन है वो मौका दे रही थी उन्हें एक जबरदस्त गीत लिखने के लिए। ये लोग ऑर्डिनरी सिचुएशन जानते हैं कि सिचुएशन में कुछ इतना नयापन नहीं है, तो ये अपनी वोकेबलरी से गाने को नया कर देते हैं। ये हम्म, मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ी बात। जी 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 जी। हम्म। जावेद अख्तर साहब, जिन शायरों के आपने नाम लिए, उन लोगों ने आपको बर्थडे विश भी किया है,
तो आपको कई लोगों ने विश किया है, शायरों ने, कंपोजर्स ने, तो हम एक पार्ट देखें उस जरूर 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 जी। जरूर। जावेद साहब, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप तंदुरुस्त रहें, इसी तरह से निडर रहें, कामयाब रहें और जिंदाबाद रहें। आपने न सिर्फ मौजूदा दौर के गीतकारों की रहनुमाई की है, बल्कि आने वाले गीतकारों को भी रास्ता दिखाया है। आपने कलम को और कलमकारों को इज्जत और हक दिलाया है। आपके काम को न ये दौर भूलेगा, न आने वाला वक्त भूलेगा। आपको आपकी सालगिरह पर एक बार फिर बहुत मुबारकबाद, बहुत मोहब्बत। नमस्कार जावेद साहब, मैं अमिताभ भट्टाचार्य। सॉरी, मेरा हुलिया थोड़ा बदला हुआ है, उम्मीद है आप मुझे पहचान रहे होंगे। इस वीडियो बाइट के ज़रिए मुझे मौका मिला है आपके जन्मदिन पे पहली बार आपको पर्सनली विश करने का। सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हैव अ हैप्पी हेल्दी इवेंटफुल ईयर अहेड। आप हम सब के लिए कितने ख़ास हैं, कितने नायाब हैं, ये अगर मैं बयान करने बैठूं तो वीडियो बाइट तो बहुत छोटी चीज़ है, शायद एक अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री भी कम पड़ जाए। लेकिन कम से कम शब्दों में इतना ज़रूर कहूँगा कि वी ऑल कंसिडर आवरसेल्व्स फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड टू हैव बीन इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय योर बॉडी ऑफ वर्क, योर लेगेसी, योर विजडम। ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप हमेशा हमें ऐसे इंस्पायर करते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मैं तो सर एक एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट हूँ। आज भी लिखता कम हूँ, लिखने की गुस्ताखी ज़्यादा करता हूँ। लेकिन ओरिजिनली जो काम मैं शहर में करने आया था वो थी सिंगिंग। मैं गायक बनने आया था। तो आज मौका भी है और दस्तूर भी। तो आपके लिखे हुए गीत की कुछ लाइनें आज आपको डेडिकेट करना चाहूँगा। ओकेजन हिसाब से शायद गाने का उतना रिलेवेंस नहीं है, लेकिन एक कनेक्शन ये है कि बैक इन लखनऊ व्हेन आई यूज्ड टू बी एन ऑर्केस्ट्रा सिंगर, तो ये गाना जो है अक्सर इट यूज्ड टू बी द ओपनिंग इंट्रोडक्शन सॉन्ग ऑफ द इवनिंग फॉर मी। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो जावेद साहब। हमेशा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आपको मेरा प्रणाम। मैं पहले तो दोनों का, इरशाद कामिल साहब का और अमिताभ भट्टाचार्य साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं। और आज तो इन्होंने एक और कार्ड जेब में से निकाल के दिखा दिया, वो भी एस था जो गा के बताया। और ये लोगों को, म्यूजिक डायरेक्टर को सुनना चाहिए। तो जहाँ इतने अच्छे गीत लिख रहे हैं, पहले भी ऐसा हुआ है, कवि प्रदीप थे, उन्होंने अपने बहुत से गीत खुद गाए हैं और बड़े पॉपुलर हुए, वो गीत जी जी सुपर हिट हुए। तो कुछ गाने जो है, मेरा ख्याल है कि इतनी अच्छी आवाजें, इतना अच्छा सुर है, तो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स को, इन्हें अमिताभ भट्टाचार्य साहब के अपने लिखे हुए गीत जो है उनकी आवाज में भी अगर हम तक पहुंचे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो बहरहाल आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। जी जी जावेद मेरा भाई, ख्याल है कि जो चंद लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये उन्हें से है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद कामिल साहब का भी जो है, मैं देखता हूँ उनका काम, बहुत गौर से देखता हूँ। तो उनका जो रेंज है और रेpertoire है वो बहुत बड़ा है। हम लोग के पास प्रॉब्लम क्या होता है कि आ, तैयारी कम होती है। तैयारी का मतलब ये है कि देखो, फिल्म में अगर आप गाने लिख रहे हैं तो आपको गांव का भी गीत लिखना है, आपको भजन भी लिखना है, आपको कैबरे भी लिखना है, आपको कव्वाली भी लिखना है, आपको लोरी भी लिखना है, आपको स्ट्रीट अर्चिन्स के गाने लिखने हैं, आपको मॉडर्न यंग यूथ के गाने लिखने। तो हर तरह के शब्द आपके पास होने चाहिए, आपकी वोकेबुलरी होनी चाहिए, जो मैं इन लोगों में देखता हूँ। इरशाद कामिल ने अपनी को बहुत बरस तो नहीं हुए उन्हें आए हुए, लेकिन जी इतने ही बरसों में उन्होंने अपनी वर्सटिलिटी हमको दिखाई है कि बिल्कुल भाई आप कैसी सिचुएशन दें, कैसी मिजाज की पिक्चर हो, तो हम वहां तक आ जाएंगे।
जी ये बिल्कुल। खूबी होनी चाहिए, ये इन लोगों में है ये खूबी। और वो आप हैं जो सारे अच्छे कामों की तारीफ भी करते हैं। अरे आपका भाई, दिल बहुत नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं, आप अच्छे काम की तारीफ नहीं करेंगे तो लोग आपकी बुराई करेंगे। तो, तो अच्छी बात यही है कि अच्छा काम है तो उसकी तारीफ कर दीजिए, अगर अपनी बुराई नहीं करवानी तो। जावेद साहब, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था कि पहले गमगीन गाने भी हुआ करते थे, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है जी हाँ, जिंदगी जी हाँ, का। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और अब बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। जी ठीक हाँ, है, फिल्म जी हाँ, सिचुएशन नहीं होती है। जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पास आपकी कई नज़में हैं जिनमें हम्म, आपने उस दर्द को बयान किया है, जैसे कि फिरते हैं कब से दर बदर, अब इस नगर अब उस नगर, एक दूसरे के हम सफर, मैं और मेरी आवारगी। जी, मैं ये तो फिल्म में भी इस्तेमाल हुआ। जी, फिल्म में ये भी ये इस्तेमाल हुआ। ये दुनिया की एक गजल है जी जो किशोर दा और नुसरत फतेह अली दोनों ने गाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर इसमें जो छुपा हाँ, दर्द है, जो गम है, जी। उसका कुछ किस्सा बयान कीजिए ना अपनी सालगिरह की पूर्व संध्या पे। देखिए, ये चेहरा जो झांकता है आपके गम का, वो चेहरा क्या है? कौन है? कौन है तो सीधे का सीधा मैं नहीं पूछना चाहता, लेकिन ये क्या है? इसकी तड़प से आपके चाहने वाले बहुत खुद तड़प उठते हैं कि भाई कौन है जिसने जावेद अख्तर को वो गम दिया जो गम मीर का था, जो गम गालिब के पास था, जो फैजो फिराक के पास था। अगर आप इजाजत दें, आप तो जानते ही हैं कि अ, अब गम उठाएं किस लिए, आंसू बहाएं किस लिए, ये दिल जलाएं किस लिए, यूं जान गवाएं किस लिए, पेशा न हो जिसका सितम ढूंढेंगे अब ऐसा सनम, होंगे कभी तो कारगर, मैं और मेरी आवारगी। और अगर मैं, जो शंकर महादेवन साहब ने ब्रेथलेस गीत गाया है, लोगों ने उसका ज्यादातर लोगों ने उसके फर्स्ट अंतरे को सुना है। उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी एक यही चेहरा झांकता है, जिसमें भी जो माशूक है वो शर्मसार हो जाती है जब वो आपके पास आती है और आपसे माफी की गुजारिश करती है। तो आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ये बात ये कहना चाहूंगा कि आप तो खैर खुद शायर हैं विजय अकेला साहब, लेकिन एक बात समझिए, शायरी और डायरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जी डायरी में आदमी पे जो गुजरती है वो लिख लेता है कि भाई आज दिन भर ये हुआ, लेकिन शायरी में बहुत कुछ इमेजिनेशन भी होता है। जी एक और दूसरे, एक के शायर ने जो लिखा है वही आपसे शेयर करना चाहता है, अगर कुछ और शेयर करना चाहता होता तो वो लिखता। जी तो आप ऐसा कीजिए कि ये जो गम के गीत है, हालांकि मैंने दूसरे भी लिखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ गम से आपको खास खुशी मिलती है, तो आप उन पे ही उन्हीं में काम चलाइए। इसलिए जी कि मुझे आपको जितना बताना था वो मैंने उस गीत में बता दिया या उस गजल में बता दिया। जी वो आपके लिए है, वो पब्लिक डोमेन में है, वो जो उसमें गम है, अगर आप उस गम का मजा लेना चाहते हैं तो लेते रहिए, बहुत जी अच्छी। जी जी जावेद अख्तर जी, साहब, अच्छा, नहीं गम ही क्यों, हमें आपकी खुशियों से भी खूब वास्ता रहा है और रखते हैं हम वास्ता उनसे। जी। अ, आपने आज तक तो बताया नहीं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, किस लड़की को देख के लिखा था आपने? कुछ तो बताइए अपने जन्मदिन पे हमें आप। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा, ये तो वो पहले भी कई बार बताया है, ये बहुत ही, इसका जो इसके पीछे जो रीजन है बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा गैर रोमांटिक है, आपको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। हुआ ये था कि ये जब हमने स्क्रिप्ट सुनी जी तो मैंने ये सजेस्ट किया कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पर एक गाना रख दीजिए। ये जी सिचुएशन थी नहीं ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। तो विदु विनोद चोपड़ा जो हमारे दोस्त हैं और आरडी, दोनों ने कहा कि भाई अभी इन लोग की मुलाकात नहीं, कोई रोमांस तो शुरू नहीं हुआ है, तो ये गाना बड़ा जल्दी लगेगा, जी अभी तो उससे एक झलक देखी, वो लड़की कौन है ये भी नहीं जानता मैं, इसीलिए यहाँ एक सिचुएशन बन सकती। जी तो कहले अच्छा एक काम कीजिए, आप गाना लिख लाइए जी और अच्छा लगेगा तो यूज कर लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ठीक है, जो कब मिलेंगे, वेंसडे को मिलते हैं। अब भैया वो वेंसडे जो होता है हर हफ्ते आ जाता है, एक प्रॉब्लम ये है वेंसडे। तो मैं तो ये कह के बाहर निकला और भूल गया। जी और अब वेंसडे आ गया तो मुझे फोन आया जी आज 4 बजे मीटिंग है और सब लोग आ रहे हैं, वो
अनिल कपूर साहब भी आ रहे हैं और फराह जी जो कि कोरियोग्राफर है इसकी वो भी आ रही हैं और फलां भी आ रहा है, और उसमें वो संजय लीला बंसाली भी थे, वो जी, भी जी। की टीम में थे, असिस्टेंट थे विदु जी के, अब इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो गए, वो भी है, सबके सब आए। और मैं भूल चुका था गाना, तो अब मैं इतना शर्मिंदा हुआ, नहीं जाऊं तो बदतमीजी होगी कि कैंसिल कर दूं, जी, और जाऊं तो कहूंगा क्या कि मैंने क्या सोचा है, कि मैंने बड़ा दावा किया था गाना आ सकता है, तो मैं डरा हुआ कार चला रहा था खुद ही, और चलाते चलाते एक लिडो सिनेमा आहू होता था जुहू में, जिसके सामने से मेरी कार गुजर रही थी, मुझे इत्तेफाक से वो जगह भी क्यों मेरे माइंड में रह गई पता नहीं, तो आइडिया आया कि कैसे बचना है इस मुसीबत से, और वहां मैं एंटर हुआ है, सबके सब कोई 10-11 आदमी बैठे थे, तो मैंने कहा देखिए भाई, मैंने कई दिन बहुत सोचा इस पे, बहुत गौर किया है, और मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि गाना जो है वो पूरा सिमिलीज में होगा, जी, एक ही लाइन है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसके बाद सिमिलीज आएंगी, अगर आपको आइडिया पसंद हो तो मैं लिख, जी, तो मैं ये सिर्फ बचने के लिए शर्मिंदगी से ये मैंने लाइन रास्ते में सोची, जी, तो आर्ट ने कहा नहीं है लाइन तो अच्छी है, तो चलो एक अंतरा लिख के बताओ, तो ये इन लोग को ये मालूम था आरडी के साथ, तो मैं काफी काम किया है पंचम के साथ कि मैं गाना कितनी देर में लिखता हूँ, तो मैं उसी कोने में बैठ गया, ये लोग सब अपना बातें बातें करते रहे, और ये पहला अंतरा इस गाने का है वो मैंने वहीं लिखा, जी, आरडी को दिया, तो आरडी ने दिखा दिया कि सिर्फ कमाल के आप ही नहीं है, मैं भी कुछ कमाल जानता हूँ, ऐसे उसने गाना लिखा और गाने लगा, जी, बिना पॉज लिए, बिना पॉज लिए जो ट्यून में गाया उसने वही ट्यून आज तक आप सुन रहे हैं। जी, तो जी, फिर लोगों को भी अच्छा लगा, तो आरडी ने कहा एक काम करो भाई, यही पैटर्न रखेंगे, 2 अंतरे और लिख दो, तो मैंने कहा अच्छा मैं लिख लाऊंगा, वो बाद में मैंने लिखे, तो ये भैया इंस्पिरेशन इसका था टेरर, कि अब तो जो आप लड़कियां ढूंढ रहे हैं उनमें से एक भी नहीं है, इसका सिर्फ लिडो के सामने कार में गुजरता हुआ एक सहमा हुआ राइटर के क्या मुंह दिखाएगा सबको, उसने ये लाइन सोची थी। मैं ये सवाल आज 5वीं दफा आपसे पूछ रहा हूँ, और आपको 1 मिनट में बताऊं कि जब मैंने पहली दफा आपसे पूछा था कि वो लड़की कौन थी, तो आपने कहा था कि मुझे अभी घर भी जाना है और शबाना आजमी मेरा इंतजार कर रही है। जब मैंने दूसरी बार आपसे पूछा तो आपने कहा कि देखिए 21 सिमलीज हैं, तो वो एक लड़की नहीं है, 21 लड़कियां हैं, तो किस किस के बारे में बताऊं। तीसरी दफा जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि वो लड़की नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और हाँ, चौथी दफा जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि अब वो 25 साल पुरानी बात हो गई है, वो लड़की तो रही नहीं, और हाँ, आज आपने ये जवाब दिया है। सच्चा जवाब ये है। अच्छा, जावेद मैं साहब आप जी। स्टेज पे पहुंच चुका हूँ जहाँ सच बोलने में डर नहीं लगता। जावेद साहब आपके गीतों पे भी हम बात कर रहे हैं, फिल्म गीतों पे, और आईपीआरएस के पोर्टल पे ये कार्यक्रम हो रहा है, तो फिल्म गीतों की भी बातें हम करेंगे और कर रहे हैं। तो एक वो भी किस्सा सुना ही दीजिए आप, जो आपने गीत लिखा फिल्म सिलसिला के लिए, उसकी कहानी क्या है? वो इतना खूबसूरत गीत जो अमिताभ बच्चन की आवाज में है, जो लता मंगेशकर जी की आवाज में है, कैसे वो गीत बना? वो तो गीत अमिताभ जी ने वो नीला आसमान सो गया गाया था, वो अलग है। जो पहला गीत मैंने अपनी जिंदगी में लिखा है वो सिलसिला ही में था, जो जिंदगी का पहला गीत है वो है मैं देखा है तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। जी, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मैं और मेरे कन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं इस जी गीत जी जी की जी कहानी। जी जी जी। ये असल में किस्सा क्या है कि मैं कुछ 78 में, जबकि मैं क्या समझिए कितने साल का था, 33 साल का, 33 साल की उम्र में तो लोग शायरी छोड़ देते हैं, जी, मैंने शायरी शुरू की, और मैं पोइट्री में इंटरेस्टेड हमेशा से था, हमारा फैमिली वोकेशन ही वो है, बाप दादे शायरी करते आए, मामा भी शायर थे बहुत बड़े मजाज, तो वो तो खैर वो चारों तरफ माहौल में शायरी थी। जी, 12-15 साल की उम्र में मुझे हजारों शेर याद थे, आज भी है, दूसरों के, अपने नहीं, जी, दूसरों के। तो वो पोइट्री मुझे मालूम था कि मैं मीटर में लिख सकता हूँ, शायरी में बना सकता हूँ, जो कभी कभी बाद में लेटर एज में जो मेरे दोस्त थे वो शायरी करते थे तो मैं उन्हें लाइन भी सजेस्ट कर देता था, लेकिन वो खुद नहीं लिखता।
अब खुद न लिखने के बहुत से कारण रहे होंगे। एक तो ये कि अगर आपको ये मालूम है कि अच्छा काम कैसे होता है और अच्छा काम क्या है, तो आप में एक डर बैठ जाता है कि भाई करें कि ना करें, इतना अच्छा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरे के क्या होता है कि जो काम बाप दादे कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है वो किया तो वही दुकान पे, पुरानी दुकान पे आके बैठ गए, हमने नया क्या किया। तो एक ये भी कहीं था। फिर ये कि जो ये सारे पोएट्स थे ये मेरे बड़े थे भाई, जी। मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे मामा, ये सब शायर थे, इनके दोस्त शायर थे। तो ऐसा लगता था कहीं सबकॉन्शियसली मुझे अब ख्याल आता कि शायद मेरा ये भी ध्यान था कि शायरी तो बड़े करते हैं, हम तो छोटे हैं, हम थोड़ी करेंगे। जी। लेकिन एक वक्त आया जब मैं अपनी उम्र के शायरों से मिला, जी। और वो बड़े मॉडर्न और कूल लोग थे, और उनकी नई शायरी सुनी। फिर मेरा छोटा भाई जिसका नाम है सलमान अख्तर, बहुत बड़ा साइकोएनालिस्ट है यूएसए में, जी। जी। और वो शायरी भी करता है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो उसने तो बहुत पहले से शायरी शुरू कर दी थी और बहुत अच्छी शायरी कर रहा था। तो कहीं ये भी हो गया कि भाई ये तो सारी बाप दादों की जायदाद पूरी ही ले जाएगा, तो शायद ये भी एक खौफ होगा। तो तरह तरह की चीजें थी। फिर मेरे फादर की डेथ हो गई, तो ऐसा लगा कि भाई अब तो बाप तो बैठे नहीं है दुकान पे, तो किसी को तो जाना पड़ेगा। ये सारी बातें मिल के मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे शायरी की तरफ भेजा। और एक और बहुत बड़ा रीजन था कि अब जो एम्बिशन था स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से, वो पूरा हो गया था बहुत हद तक। वो उसको हमने बड़े पीक तक पहुंचा दिया था। एक वक्त था, जो लोग पहले पुराने हैं वो आपको बता सकते हैं कि फ्रीलांसर्स में इंक्लूडिंग एक्टर्स, हाईएस्ट पेड फ्रीलांसर सलीम जावेद। जी। तो अब यहाँ से आगे कहाँ जाते भाई। तो कहीं वो उससे भी दिल थोड़ा सा ऊब सा गया था कि अच्छा बस क्या इतना ही कर रहा और कुछ नहीं। तो वो भी फिर शायरी की तरफ मुझे ले गया। वो जो एक पहला फ्लश ऑफ सक्सेस था जब खत्म हुआ, तो मैं लिखता था, लेकिन 2-4 लोग थे जिन्हें मैं सुनाता था। जैसे डॉक्टर राही मसूद रजा, जैसे बच्चन साहब। बच्चन साहब से मेरा मतलब अमिताभ बच्चन नहीं है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। जी। जी। वो मैं तो उन्हें डॉक्टर साहब कहता था, तो उन्हें सुनाता था और उन्होंने बड़ा इनकरेज किया मुझे। और राही साहब ने बड़ी नई बातें मुझे बताई, सिखाई। और धर्मवीर भारती जी, वो उनसे हमारे फैमिली रिलेशन थे। ये तो सब एक तरह का एक्सटेंडेड फैमिली थी ये। तो इन लोगों को मैं सुनाता था। और उनमें एक यश चोपड़ा साहब भी थे। यश चोपड़ा साहब को शायरी वारी का बड़ा शऊर था, और बहुत इसी वजह से उनके फिल्मों में गीत और डायलॉग हमेशा बड़े लिटरेरी रहे और बड़े स्टैंडर्ड रहे। घटियापन कभी नहीं उनके, आपको किसी ने भी फिल्म लिखी हो, किसी ने भी गीत लिखे हो, चीप नहीं मिलेंगे कभी। उनका एक खास एस्थेटिक स्टैंडर्ड था, उसे वो रखते थे। तो वो भी मेरी शायरी से बात करते। एक दिन सुबह सुबह वो आ गए मेरे पास, कह ले भाई मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ सिलसिला, और उसमें गाने में आपसे लिखा था। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, सॉरी। मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वो है उसमें मुझे जिंदगी आराम से चल रही है, वो मेरा प्रोफेशनल वर्क है। ये मेरा प्राइवेट, मैं तो छपाता तक नहीं हूँ। आप फिल्म का गाना लिखने की बात कर रहे हैं। मेरी पोइट्री सिर्फ एक बार छपी थी, पुष्पा जी जो कि धर्मपत्नी हैं उनकी, भारती जी की, वो मुझसे जबरदस्ती ले गई कुछ पोइट्री। और वो फिर धर्मयुग जो बहुत बड़ा मैगजीन था उसमें छपा, और पुष्पा जी ने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा। मुझे तो वो गजल याद, हाँ? मुझे वो गजल याद है जो पुष्पा भारती जी ने छापी थी। हाँ, पुष्पा जी। आप प्लीज कंटिन्यू जावेद साहब। जी जी। तो उसमें कुछ 2-3-4 गजलें थी, शायद एक नज्म थी, कुछ ऐसा था। तो उन्होंने, खैर उनकी मेहरबानी, इतना उन्होंने इज्जत दी। तो उसके अलावा तो कभी छपी नहीं थी, मुझे भेजते नहीं थे, किसी को देते नहीं था, और ना मुशायरों में कभी सम्मेलनों में जाकर कहीं जाता भी नहीं था। तो अब ये जिन्होंने कहा नहीं गाने तो आपको ही लिख रहे हैं, इसलिए कि शायर साहब जो है इज नॉट कीपिंग वेल, वो नहीं लिखना चाहते, और वो अब रिटायर ही समझो हो गए। तो मेरा जो हीरो है वो शायर है, वो मैं उससे रेगुलर फिल्मी गीतकारों से नहीं लिखवाना चाहता, आप लिख। तो मैंने हर तरकीब की निकलने की, मगर उन्होंने मुझे निकलने नहीं दिया। मतलब मैंने उल्टी सीधी प्राइस मांगी, उनका ले लेना,
मैंने कहा वो सब एडवांस ही भेज दीजिए, कल भेज दूंगा। मतलब एक ये कोई तरीका है न्यू कमर का कि न्यू कमर कह रहा है कि जो हाईएस्ट पेड राइटर उससे ज्यादा लूंगा, उनका ले लो। उसके बाद मैंने कहा वो सारे पैसे कितने गाने के, 4 गाने, तो आप चारों गाने के पैसे आप पहले भेज दीजिए तब मैं आऊंगा, उनका कल भेज देता हूँ। तो अब कोई तरकीब ही नहीं थी, सारी बदतमीजियां करके देख ली मैंने। तो अगले दिन गया मैं, अब सब दावे तो कर लिए थे निकलने के लिए, लेकिन अब जब मैं जा रहा था तो मुझे लगा कि भाई वो शायरी कर लेना एक बात है, इनकी ट्यून पे मैं गाना लिख पाऊंगा कि नहीं, देखता हूँ क्या है। तो वहां हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, शिवहरी, शिव जी और हरिप्रसाद चौरसिया जी और शिव कुमार जी, सरोद और बांसुरी के खुदा दोनों अपने अपने फील्ड में। तो वो थे, उन्होंने मुझे ट्यून सुनाई हारमोनियम पे। तो एक ये चोपड़ा साहब के घर में कमरा होता था, पता नहीं अब होता है कि नहीं, उसको हम लोग गद्दा रूम कहते थे। जी, सारी क्रिएटिविटी उस गद्दा रूम में ही होती थी, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे गाने हो, चाहे म्यूजिक हो। तो मैं उस गद्दा रूम में गया था, तो सुबह 10:30 बजे पहुंचा और शाम को 5 बजे तक वो गाना वही लिख दिया, मैं घर नहीं लाया। तो ये मेरा पहला गाना था। उसके बाद भाई मेरी भी किस्मत देखिए कि रिकॉर्ड हुआ मेरे 2 फेवरेट सिंगर्स पे, एक लता जी और दूसरे किशोर दा। मैं किशोर दा के, लता जी के तो सभी आशिक हैं, किशोर दा के बहुत से हैं, बहुत से किसी और सिंगर के होंगे शायद, रफी साहब के फॉलोअर्स हैं, मुकेश जी के फॉलोअर्स हैं। मैं जो हूँ किशोर दा का राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, जब वो साल में 3 या 4 गाने गाते थे तब से होता था, और वो उन्हें मालूम भी था कि मेरा दिल से चाहने वाला है। तो वो इन दोनों ने वो गाना गाया। अब जनाब क्या होता है कि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, तो 1 साल 1.5 साल बाद तब पिक्चरें रिलीज होती थी, 2 साल बाद फिर वो जब फिल्म लगती थी या फाइनल होती थी तो लो आप भाई बड़े अच्छे डायलॉग लिखे आप। यहाँ तो हाथ के हाथ तारीफ हो गई, आज गाना लिखा 3-4 दिन में रिकॉर्ड हो गया, लोगों का जी वाह क्या गाना लिखा। भाई यार ये मजे का काम है, और अपने वर्ड लता मंगेशकर की आवाज में तो किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे हैं गाते हुए उन्हें। चलो खैर, हमने तब तक आवाज तो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की आवाज में भी अपने वर्ड सुने हुए थे, लेकिन बहरहाल ये एक नया तजुर्बा था। तो उसके बाद मुझे चार्ट लग गई, पहले ही गाने के बाद मुझे बहुत मजा आया, तो फिर मैं लिखने लगा। फिर रमन कुमार एक असिस्टेंट होते थे, यश जी की, वो एक छोटी सी फिल्म बना रहे थे जिसके गाने आज आपने कोट किए, तुम देखा तो ये ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि साहब जी तो बड़े आदमी हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो आपको कुछ भी प्राइस दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो बहुत छोटी फिल्म बना रहा हूँ, तो आप अगर मेरे गाने लिख दें। तो मैंने कहा जरूर लिखूंगा। दिखाया तो ये कि बहुत ही मैंने उनसे उनकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये कि मुझे खुद ही मजा आ रहा था, इसमें कोई एहसास तो हो नहीं रहा। तो वो मैंने गाने लिखे, और वो भी इत्तेफाक कि वो भी शायर, उनकी पिक्चर का भी हीरो शायर रमन कुमार। तो भाई अब जब शायर के गीत लिख रहे हैं तो आपको एक खास लिटरेरी लैंग्वेज यूज करनी होती है। जी जावेद साहब, तो गाने तो बहुत सुपर हुए, लेकिन बाद में बोनी जब मिस्टर इंडिया बनाने जा रहे थे तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने उनसे बड़ी अच्छी बात कही, पहले देखो वो जावेद अख्तर से तुम स्क्रिप्ट ले, गाने मत लिखाना। तो बोनी कपूर ने पूछा क्यों भाई? कहने लगे कि वो यार वो गानों में पोएट्री लिख देता है। तो आप बताइए, गानों में आदमी पोएट्री ने लिखे तो क्या करे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी क्या लिखे। तो बहरहाल तो फिर हमने जब 1, 2, 3, 4 वगैरह लिखा तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को आराम हो गया होगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा पोएट्री नहीं लिखता है, ठीक आदमी है। जी। और फिर मिस्टर इंडिया के गीत आपने लिखे, जी जी, कैसा अच्छा गीत लिखा। मुझे याद है कि मैं आनंद बख्शी साहब से मिला था उन दिनों जब आप गीत लिखना आपने शुरू किया था, कुछ और वक्फा गुजर गया था, 90 की बात कर रहा हूँ, 95 की बात कर रहा हूँ। वो आपकी शायरी की बड़ी तारीफ किया करते थे और कहते थे कि मतलब बहुत ही लाइटर मूड में उन्होंने कहा कि भाई मुझे जावेद अख्तर साहब से, जावेद से मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, उसका पूरा अंदाज अलग है, मेरा पूरा अंदाज अलग है लिखने का। लेकिन मजरूह साहब आपकी शायरी की बड़ी तारीफ किया करते थे, कहते थे कि भाई एक मिलो जरा जावेद अख्तर से, देखो वो कैसी अच्छी शायरी कर रहा है।
तो ये बात तो और आनंद बख्शी साहब एक बात और कहते थे बड़े आपको, दिल के बड़े लोग थे। एक बात और कहते थे कि जब आप और सलीम साहब फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट सुनाना लोगों को आपने शुरू किया। सुनिए, आप एक बात सुनिए, ये बख्शी साहब की और मजरू साहब दोनों की बात बताता हूँ। बख्शी साहब को भी एक मरतबा क्या हुआ, एक पार्टी थी प्यारे भाई के घर पे। आमतौर से तो पार्टियां लक्ष्मी जी के घर पे होती थी, लेकिन एक पार्टी प्यारे भाई के घर पे हो रही थी। तो मैं और बख्शी साहब, वहाँ बड़ा शोर वोर, बहुत लोग अपना शराब पी के तो फिर जरा जोर से बात करने लगते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता। तो मैं और बख्शी साहब दूसरे कमरे में चले। तो मैंने पहली दफा बख्शी साहब को अपनी एक पोएम सुनाई। बख्शी साहब कह ले कि जावेद साहब आपको गाने लिखने चाहिए, आप गाने लिखिए। तो अरे मैंने कहा बख्शी साहब ये पोएम लिखना दूसरी बात है, गाने लिखना वो आप ही का काम है, हमें थोड़ी आता। तो फिर वो जब भी मुझे मिलते थे हमेशा कहते थे देखिए मेरी बात मानिए, आप गाने लिखिए, गाने जरूर लिखिए आप। तो मैं ऐसे ही कि भाई कॉम्प्लीमेंट दे रहे। उसके बाद ये सब यश जी का किस्सा हुआ, फिर ये गाने वाने, फिर ये एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा तक पहुंच गए हम। तो फिर एक शादी के रिसेप्शन में मुझे मिले तो बहुत मुस्कुराए मुझे देख के और कहने लगे अरे भाई मैंने कहा था कि गाने लिखिए, ये थोड़ी कहा था कि ऐसे गाने लिखिए। जी, 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 जी। तो ये हमेशा उनसे बहुत मुझे मोहब्बत और खुलूस मिला, लेकिन मैं भी उनका बहुत फैन हूँ। देखिए आप बख्शी साहब के, अगर बख्शी साहब ने हर तरह का इंडिफरेंट गाने भी लिखे। मेरे ख्याल से वो दिन में एक गाना लिखते होंगे, एक वक्त तो तकरीबन ज्यादातर गाने उन्हीं के होते थे। लेकिन अगर जो बहुत अच्छे गाने भी आनंद बख्शी के आप सेलेक्ट करेंगे तो वो भी इतने होंगे जो ज्यादातर लोगों ने उतने गाने नहीं लिखे। जी जी जावेद साहब। तो एक बहुत अच्छा सिलेक्शन उनका होना बहुत जरूरी है कि उसमें से नहीं कोई भी गाना हो जो उनके कमाल के गाने। जी तो एक गाना उनका आया था जो मेरे बेहतरीन, जो मैं गाने समझता हूँ, जो फेवरेट गाने हैं, अगर 5 भी कहें 3 कहें तब भी आएगा, वो है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं। तो जब ये उन्होंने लिखा और वो रिलीज हुआ गाना तो मुझे ये मिले हॉलीडे इन, नहीं सॉरी सन एंड सैंड में। तो मैंने कहा बख्शी साहब ये पेन जो आपकी जेब में मुझे चाहिए। कहले क्यों, क्या बात है ऐसा? तो मैंने कहा वो आपने जो गाना लिखा है मुझे वो पेन चाहिए जिससे आपने वो गाना लिखा है। तो कहले भैया ये पेन जो लगा है मेरी जेब में, तो मैं, प्रॉब्लम ये है कि मुझे आशा भोसले जी ने प्रेजेंट किया, तो किसी का प्रेजेंट मैं आपको दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मगर आपने बात ऐसी कही है कि मैं आपको एक पेन जरूर दूं। और अगले दिन उन्होंने मुझे एक पेन भेजा। जी जी जी। जो पेन मैंने अपने पास रखा हुआ है। वाह। ये कॉम्प्लीमेंट जो है उन्हें मुझे एक तरह का हो गया, जो मैंने उन्हें दिया था उन्होंने मुझे एक पेन दे दिया। तो मैंने संभाल के रखा, भैया आनंद बख्शी ने मुझे पेन दिया। जी जी ये ट्रॉफी है। तो वो बहुत, मजरू साहब से मैंने सीखा भी बहुत। देखिए मैं एक मामले में बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ, जो चीज आज के यंग लोगों को अवेलेबल नहीं है। मजरू, साहिर, कैफी, इनके साथ ये नहीं कि मैंने जानता था, मैंने इनके साथ इतना वक्त गुजारा और इनके साथ बैठ के पोइट्री पे, फिल्म के गानों पे, ट्यून पे, लिखने की खूबी पे कितनी बात की, और इन लोगों ने मुझे क्या क्या बातें बताई। तो वो सब जो है ये खजाने थे, ये इनका जो एक्सपीरियंस था, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी क्राफ्ट पे, एस्थेटिक्स पे, उसकी कोई मिसाल नहीं। आज कहाँ जाए आदमी, किससे सीखे, कौन बताने वाला है? ये जो है, अब ये तो जो आज के यंगस्टर्स हैं वो तो खुद ही तजुर्बे कर करा के सही गलत करके सीख रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें तो ये उस्ताद अवेलेबल थे, हम इनसे सुनते थे। अब बहुत सारी साउंड है, जैसे का है, बा है, तो ये इस तरह की साउंड है जिनमें आस नहीं। जी, आस का मतलब क्या होता है? जैसे गुन तो आप हम, तो इनमें एक साउंड खत्म होने के बाद भी एक एको रह सकती है। जी। तुम, हम, गुन, सुन, मगर ये तक और अब में नहीं है।
जी तक वो का आपके साथ नहीं चलेगा, या अब में बा नहीं चलेगा। जी अब तो ये साउंड जो है अगर ट्यून पे जब आ रही है, जब ट्यून बह रही है, तो ये ट्यून को झटका दे सकती है, हल्का सा झटका लगेगा अगर बंद साउंड आती है। वो बहनी चाहिए ट्यून के साथ। तो ये कैसे हो कि आप ये साउंड की यूज करें लेकिन ये मोबाइल रहे, जी ये स्टैटिक नहीं हो जाए। अब ये बारीक बातें हैं और हम करें भी तो जो समझने वाले कम है, लेकिन कि ये ऐसा किया गया है, लेकिन वो कान को भला लगेगा। जी वो नहीं जानते टेक्निक, और उन्हें जाननी भी नहीं चाहिए। टेक्निक तो हम काम करने वालों को जाननी चाहिए, सुनने वालों को थोड़ी। सुनने जी वालों को तो इफेक्ट सही मिलना चाहिए। जी जावेद साहब, ये अब हम करें तो कभी कभी अरे साहब ये बारीकी मैंने की थी, कोई समझा ही नहीं। अरे अच्छी बात है, कोई नहीं समझा। वो बारीकी समझाने के लिए थोड़ी थी। वो बारीकी से जो इफेक्ट हुआ वो उस पर हुआ कि नहीं, उस जी पे इफेक्ट होना चाहिए, उसको बारीकी नहीं समझनी चाहिए। तो जी ये तमाम कितनी बातें हैं, ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो सीखने को मिली इन लोगों से। बात बता रहे ये गाना हमने क्यों लिखा। अब सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। जी वो उनका देखो ये लैंग्वेज गलत है भाई। जब तुम सुन बोल रहे हो तो ये होना चाहिए प्यार मुझको तुझसे हो गया। जी लेकिन है क्या कि ये ट्यून जो है एक एक मात्रा अलग है इसमें। सुन 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 ऐसे है ना, प्यार हमको तुमसे हो गया। जी हम जी ये मुझ में झा में थोड़ी सी डोरियां बाहर निकल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि तुम यहाँ बिल्कुल बंद हो जाता है, हम बिल्कुल बंद हो जाता है। मुझ तुझ में वाह ऐसी एक झालर है जो बाहर जाती है वाह, नोट से। तुझ बिल्कुल वो बिल्कुल। नहीं जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए तो क्लीन लगेगा। तो छोड़ो यार, ग्रामर जरा सा सेक्रीफाइस कर देते हैं मजरू तो मजरू सही साहब बैठे। का मजरू साहब का माफी चाहता हूँ। अब मजरू आप साहब का वो भी तो एक गीत एक है। तुझ और तुम में फर्क कितने लोग जानते हैं जी कि तुझ की साउंड और तुम की साउंड में क्या फर्क जी जी है। ये जी। सब मास्टर्स थे। अब तो मैं मजरू बड़ा नसीब वाला हूँ, मैंने तो इनसे बहुत सुना सीखा समझा साहिर से कि सदियों और बरसों में क्या डिफरेंस। भूल के रह जाएगी जिस्म का अक्स, घटाओं में रहेगा सदियों, फिजाओं में रहेगा सदियों, जी फूक चुपके से चुरा लेंगे। तो ये जो है कि सदियों इस्तेमाल किया, यहाँ बरसों भी मीटर में था। जी ये जवां जिस्म फजाओं में रहेगा बरसों, हो सकता था हाँ वजन में, मीटर में। लेकिन बरसों क्यों इन्फिनाइट नहीं है और सदियों क्यों है। वाह तो ये सब चॉइस ऑफ वर्ड, चॉइस ऑफ साउंड, साउंड को समझना कि मींड मुर्की क्या है, उस पर कैसे शब्द जाए, वाह वाह। ये सब बारीकियां। इसके लिए बड़ा कंट्रोल चाहिए, रियाज चाहिए। आजकल मुझे दुख ये है कि जो रियाज क्या है, पोइट्री में आप डांस स्कूल चले जाते हैं, वहाँ डांस सीख लेते हैं। आप म्यूजिक स्कूल म्यूजिक सीखते हैं। पोइट्री के तो स्कूल हैं। जी पोइट्री का स्कूल पुराने पोएट्स, बिल्कुल। आप उनकी पोइट्री पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। हर तरह की फोक पढ़िए, कबीर पढ़िए, मीरा पढ़िए, मीर पढ़िए, गालिब पढ़िए, साहिर पढ़िए, फैज पढ़िए, निराला पढ़िए, नीरज पढ़िए। वाह धीरे 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 आपको जो शब्द की शक्ल देखना चाहिए, जी जावेद साहब सिर्फ उसके माने नहीं है, उसका एक फिजिकल प्रेजेंस भी होता है कि ये कैसा लग रहा है यहाँ बैठा हुआ, दिखाई दे रहा है आपको शब्द। जी जी। साउंड में दिखाई दे रहे, जब आपको साउंड दिखाई दे मजरू वो आपको बहुत इन लोगों की पोइट्री पढ़ के और याद कर। पढ़ने से तो होता है, अखबार पढ़ लेते हैं फिर मालूम हो जाता है, इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन उसकी म्यूजिक नहीं होती कोई। पोइट्री की म्यूजिक आपको तब समझ में आएगी जब आपको जमानी आए। सच है सच है सच है। जावेद साहब, मुझे मजरू साहब का वो गीत भी याद आता है जिसमें तुझ और तुम या आपकी बात की है कि तन के न चलिए बन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ।
वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। अच्छा, आनंद बख्शी साहब की एक बात मैं कहनी चाहता हूँ, वरना मैं भी भूल जाऊँगा, कि उन्होंने आपकी और सलीम साहब की जो जोड़ी की फ़िल्में हैं, और जब आप लोग शुरू-शुरू में आए थे और लोगों को अपनी कहानियाँ सुनाते थे, तो बख्शी साहब ने मुझसे कहा था कि एक हंगामा-सा हो गया था कि अरे तुमने सुना वो 2 लड़के आए हैं जो किस तरह से कहानी बयाँ करते हैं? ये भी बख्शी साहब ने मुझसे कहा था, मुझे आप तक पहुँचानी थी ये बात। और एक बात और जो आपने कहा कि गीत लिखना यूँ भी शुरू कर दिया मैंने क्योंकि स्क्रिप्ट सब हो चुका था। अब उसमें कुछ नई बात नज़र नहीं आ रही थी। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा ऑब्जेक्शन लेना चाह रहा हूँ। स्क्रिप्ट तो आप और भी लिख सकते ही थे, लेकिन अब आप अपने संवाद, अपना अंदाज़ अमिताभ बच्चन या और सारे एक्टर्स को नहीं देना चाहते थे। अब आप अपने पास भी कुछ संजो के रखना चाहते थे। और अगर आप मुझसे पूछें, आपका फ़ैन हूँ मैं, तो मैं जो आपकी हर महफ़िल में जाने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ और जाता भी हूँ, उसकी वजह सिर्फ़ इतनी है कि मुझे एक नया शोले, नई दीवार, नई त्रिशूल देखने को मिल जाती है। कुछ ना कुछ तो डायलॉग्स मिलते हैं। ये वही डायलॉग हैं जिसने एक बड़ा हंगामा क्रिएट किया था उस ज़माने में। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम कुछ और लोगों के विशेष भी सुन लें? जरूर जरूर। जी। Hello, my dear Javed ji. Wishing you a very happy birthday. Well, I don't have words to express how much we love you. Not only me, but my entire family, Sangeeta, Siddharth, Shivam. You mean so much to us, and let me take this opportunity to thank you for being with us like a friend, philosopher, and guide, and always being a pillar of strength, a source of inspiration, knowledge, humor, and what more can I say? You know, in this industry, I have always felt that, you have stood by me each and every time, I wanted something. I looked up to for some help, and you're always there for me. Thank you once again. And, just wanted to say that I love you loads and wishing you loads of happiness and also amazing health. Take care. See you soon. एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। जावेद साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर, विशिंग यू लॉन्ग लाइफ एंड अ हेल्दी लाइफ। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू जावेद साहब। थैंक यू फ्रॉम द फ्रेटर्निटी ऑफ राइटर्स एंड कंपोजर्स। आपने उनके लिए जो अमर काम कर दिया है, उसका कभी भी हम पूरी तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल माई ब्रदर्स, आर्टिस्ट, कंपोजर्स एंड राइटर्स कि कभी भी ना भूलिए जावेद अख्तर साहब ने जो हम सब के लिए किया है। थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइव्स। तो ये मेरे तरफदार हैं, तो ऐसी बातें कर रहे हैं, सब बातें मत मान जाइएगा। और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि साहब बड़ी रूथलेस है, डॉग्स ईट डॉग और ये और वो। सच्ची बात ये है कि मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री में इतने अच्छे लोग मिले हैं, इतने खूबसूरत लोग मिले, ये दोनों जो आपने मुझे लेक्चर अभी मुझे दिखाए, क्या वंडरफुल पीपल। और शंकर साहब जो हैं, इनका तो या ललित हैं, इन लोग की पूरी दे आर लाइक फैमिली टू मी। अब इनसे प्रोफेशनल रिश्ता कभी था, अब तो एक पारिवारिक रिश्ता है। और ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं, इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। शंकर महादेवन इज द जीनियस, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, जो मोहब्बत उन्होंने मुझे दी, और हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि उस मोहब्बत के काबिल बनूं, बना रहूं। थैंक यू जी। जावेद साहब, मैं थोड़ी सी बात आपसे करनी चाहूँगा उर्दू पोइट्री के बारे में, और उसके बाद फिर कुछ और विषय सुनेंगे जो लोगों ने दिए हैं। आपका शेर है कि कातिल भी मकतूल भी दोनों नाम खुदा का लेते थे,
कोई खुदा है तो वो कहाँ था, मेरी क्या औकात लिखूं, किन लफ्जों में इतनी कड़वी इतनी कसीली बात लिखूं, शेर की मैं तहजीब निभाऊं या अपने हालात लिखूं। जैसा कि आप भी कहते हैं और दुनिया भी कहती है कि उर्दू शायरी का विलन पंडित और मौलाना है, और इसीलिए उर्दू शायरी ने जिस तरह से ये जो धार्मिक कर्म कांड हैं उनके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई है, मुझे तो इस वक्त 85 ऐसे शेर याद हैं। तो आपने जो ये शेर कहा है कि कातिल भी मकतूल भी दोनों नाम खुदा का लेते थे, कोई खुदा है तो वो कहाँ था, मेरी क्या औकात लिखूं। अच्छा, एक बात मैं और जोड़नी चाहूंगा, फिर आपकी बात पूरी सुनेंगे। एक तो ये बात है कि उर्दू शायरी का विलन ही ना ये इंग्लिश पोइट्री में दिखाई पड़ती है, ना फ्रेंच में दिखाई पड़ती है, ना अरबी में दिखाई पड़ती है, ना संस्कृत में दिखाई पड़ती है, ना किसी भी गुजराती में, मराठी में, कहीं भी ये दिखाई नहीं पड़ता है, और उर्दू में ये दिखाई पड़ती है। एक और भी बहुत गजब की बात है कि यहाँ अपने अपने जिस मजहब में पैदा हुए हैं शायर, उनकी तो बुराई कर लेते हैं, लेकिन दूसरे मजहब के लोगों के खुदाओं की फिर भी थोड़ी इज्जत करते हैं। ये गजब कैसे हुआ है उर्दू पोइट्री में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल जो है ये जबान जो है इसकी बहुत झूठी बदनामी की जाती है। मुझे लोगों की जहालत पे और कम इल्मी पे और अनपढ़ता पे दुख भी होता है। वो जानते नहीं कि जबान क्या है, जबान होती क्या है। जबान क्या अपनी वोकेबलरी है? अच्छा, तो मैं कहूँ कि ये इंटरव्यू इंटरनेट पे है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, जबकि दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने इंग्लिश के इस्तेमाल किए, इंटरनेट और इंटरव्यू। लेकिन ये और है पे की वजह से ये हिंदुस्तानी है, हिंदी है। क्या स्क्रिप्ट है जबान? स्क्रिप्ट भी नहीं है। अगर आप लिखते हैं कुछ कुछ होता है कि UCH के UCH HOTA HAI, तो क्या ये इंग्लिश हो गई? नहीं, स्क्रिप्ट भी नहीं है जबान, ये तो हिंदी रही, कुछ कुछ होता है। अच्छा, और अगर स्क्रिप्ट है जबान तो फिर सच ये है कि यूरोप की 90% जबानें तो लैटिन है, इसलिए कि ये स्क्रिप्ट जो है ओरिजिनल नहीं है, ये रोमन है स्क्रिप्ट, जो कि अंग्रेजों ने भी इस्तेमाल की, फ्रेंच ने भी इस्तेमाल की, जर्मन ने भी इस्तेमाल की। स्क्रिप्ट एक्चुअली ओरिजिनली रोमन है। तो क्या है, हम कहीं इटालियन लिख रहे हैं? नहीं, ना स्क्रिप्ट भाषा है ना वोकेबलरी भाषा। भाषा है सिंटैक्स, ग्रामर। अब बताइए, तुम पानी पियोगे, खाना खाओगे, क्या घर जा रहे हो, कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूं, आओ चलो साथ चलते हैं। ये क्या है? ये हिंदी है कि उर्दू है? ये दोनों, हिंदी और उर्दू की सिंटैक्स एक। दुनिया में दो जबानें हो ही नहीं सकती जिनका सिंटैक्स हो, ग्रामर एक, इनकी ग्रामर एक। अच्छा, क्यों एक है? इसलिए कि ये एक ही गंगोत्री से निकली हुई दो नदियां हैं, और वो गंगोत्री है खड़ी बोली। खड़ी बोली आप पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखने लगे तो वो उर्दू हो गई, देवनागरी जो संस्कृत की स्क्रिप्ट है उसमें लिखने लगे तो हिंदी हो गई। फैक्ट ये है कि जहां तक शब्दावली का संबंध है, कोई एक एवरेज आप जो लेंगे डिक्शनरी हिंदी की, उसमें कम से कम 5 से 6 हजार वर्ड पर्शियन के मिलेंगे, जो लोगों को मालूम ही नहीं पर्शियन के। आप उर्दू में एक जुमला भी बिना हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए लिख नहीं सकते, एक न बोल सकते हैं। ये दोनों मिली जुली जबानें हैं और इनको पॉलिटिकली अलग किया गया है और इनको अलग पॉलिटिकली पाला गया है। इनमें से शब्द निकाले गए, अभी भी निकालने की कोशिश की जाती है। ये एक हम ही है, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी छपती है तो अपने प्रेफेस में लिखते हैं, या वेबस्टर छपती है कि इस बार हमने 50 नए शब्द इंट्रोड्यूस किए हैं जी। ये शब्द और बढ़ाए। हम इस बात पे घमंड करते हैं कि हमने इस साल 100 शब्द निकाल दिए भाषा से, तो ये हम उल्टे जा रहे हैं। तो ये इन लोगों को पता नहीं, उर्दू के बारे में जानते नहीं। उर्दू
प्योर खालिस हिंदुस्तान की जबान है। स्क्रिप्ट तो कहीं से ले लो, जैसे कि अंग्रेजों ने ले लिया है इंग्लिश, तो उसे वो लैटिन थोड़ी हो गई। अगर हमने पर्शियन स्क्रिप्ट ले ली जो उस जमाने में लिंग्वा फ्रंका थी, जैसे आज अंग्रेजी है, और वो लोग भी वो पर्शियन यूज करते थे, जिनकी मदर टंग नहीं थी, वो न मुगलों की थी न पेशवाओं की थी, लेकिन ये उसे ऐसे यूज करते थे जैसे आज अंग्रेजी यूज होती है। तो वो अवेलेबल स्क्रिप्ट थी, उसमें ये खड़ी बोली लोग लिखने लगे, वो उर्दू फैला। आमतौर से दुनिया के जितनी पोइट्री की आप हिस्ट्री देखेंगे, जो बड़ी बड़ी लैटिन हो, संस्कृत हो, ग्रीक हो, इंग्लिश हो, उसके बाद की जबानें जो हैं, तो आपको हर जगह मिलेगा कि पोइट्री शुरू हुई धार्मिक पोइट्री। जी जी। तो चर्च में या टेम्पल्स में या रिलीजियस प्लेसेस पे गाई जाती थी, इन प्रेज ऑफ गॉड, इन प्रेज ऑफ द प्रॉफिट, इन प्रेज ऑफ द डेटीज। फिर धीरे धीरे वो पोइट्री में दूसरी चीजें भी आने लगी। दुनिया में सिर्फ एक लैंग्वेज है उर्दू, जो पहले दिन से एथीस्ट और एग्नोस्टिक लैंग्वेज। इसकी शायरी धार्मिक पोइट्री से नहीं शुरू हुई, इसकी शायरी शुरू हुई है एंटी फंडामेंटलिज्म से, इसकी शायरी शुरू हुई है एंटी सुपरस्टिशन से, रिलीजियोसिटी से। गजल के विलन कौन है? शेख, वाइज, जाहिद। जी। गजल में गलत जगह कौन सी है? उसका नाम है हरम। हरम का मतलब मॉस्क। गजल में अच्छी जगह कौन सी है? मैखाना। जी। गजल का हीरो कौन है? आशिक या रिंद। रिंद यानी ड्रंकर्ड और आशिक। तो यह जो जगह अच्छी है वो है कुए जाना, महबूब की गली, और खराब जगह ये है हरम और दैर, मंदिर और मस्जिद। ये ठीक जगह नहीं है भाई, हमें इधर नहीं जाना। तो ये जो ऐसी मतलब जो हार्डकोर सेकुलर और हार्डकोर प्रोग्रेसिव लैंग्वेज थी, आज से नहीं, आज नहीं, 300 साल पुराने शायद, उन्होंने भी यही सब लिखा। कि मीर लिखता है कि जाए है जी निजात के गम में, कि मेरा तो लोगों का दिल जो है वो मोक्ष के गम में जा रहा है। तो मोक्ष होगा तो आप जन्नत में जाएंगे, और मोक्ष नहीं होगा तो जहन्नुम में जाएंगे। वो कहता है जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में। वाह। या कहता है मीर के दीनों मजहब को क्या पूछो हो के, उनने तो कशखा खींचा देर में बैठा। जी। माथे पे, देर में बैठा, मंदिर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया, उसने तो इस्लाम ही छोड़ दिया। इस तरह की शायरी 250 पौने 300 साल पहले की। ये कायम थे शायर। उनका शेर है, काबा जो ढह गया है तो क्या जाएगा मैं शेख। वाह। काबा अगर डिमोलिश कर दिया गया है तो ऐसे क्या गम कर रहे हो, इसमें गम करने की क्या बात। जी जी। काबा जो ढह गया है तो क्या जाएगा मैं शेख, कुछ कसरे दिल नहीं, ये कोई दिल का महल थोड़ी है जो बनाया ना जाएगा। वाह 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 वाह। दिल नहीं टूटना चाहिए। आप भी तो कहते हैं कि उसके बंदों को देख के हाँ, बड़े बड़े लोगों में शामिल कर रहा है। मैं बात पॉइंट ही कर रहा हूँ। और आज मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि कुछ बरस पहले मैंने पढ़ा था कि वो 2 टेररिस्ट मारे गए और उनकी गाड़ी में से इतना RDX निकला और 3 उर्दू की किताबें निकली। तो अब RDX और उर्दू की किताब एक ही हो गए। तो ये सिचुएशन है कि ये जाहिल लोग हैं, उनको ये नहीं मालूम कि उर्दू राइटर ने और उर्दू पोएट्स ने हमेशा फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, तंग नजर लोगों के खिलाफ, बायस, प्रेजुडिस, बिगेटेड लोगों के खिलाफ पोएट्री लिखी हमेशा। ये नहीं पता ही नहीं है। वो जो ये मुल्ला जो है, फैक्ट तो ये है कि जब 1798 में पहली दफा एक शाह अब्दुल कादिर थे जिन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन उर्दू में किया, तो उनको तो ये उस जमाने के सारे मुल्लाओं ने फतवे दे दिए ये क्या आदमी है, इसे शर्म नहीं आती कि होली बुक जो है इस पवित्र ग्रंथ को इतनी गंदी जबान में ट्रांसलेट कर दिया। जी जी जी। ये तो जो है खराब लोगों की जबान है, वो शरीफ लोगों की जबान थोड़ी है जिसमें इन्होंने कुरान ट्रांसलेट कर दिया। ये हमारी जबान की, मेरी मादरी जबान जो उर्दू है, उसकी रेपुटेशन थी जिस पे मैं घमंड करता हूँ।
जी, आज उसके बारे में जो सुनता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दुख होता है। और वो लोग ये बातें करते हैं जो इस जबान को जानते ही ना, इसकी हिस्ट्री को जानते हैं ना इसके लिटरेचर को जानते जी। जावेद साहब, उर्दू का हर शायर क्या एथिस्ट है? हैं। हर तो का मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन बड़े बड़े शायर तो ऐसे ही लगते हैं, कम से कम लिखते तो ये, चाहे मीर हो, गालिब हो। अब गालिब ही कहता है भाई तो ये तो इस्लामिक फेथ का हिस्सा है जन्नत के, हमको मालूम है जन्नत की जी, हकीकत, जी, जी। दिल के बहलाने को गालिब ये ये ख्याल है। अच्छा, तो ये एक डिसबिलीवर ही कहेगा ना, जी, ये जी, अब वो है कि हम भी क्या याद रखेंगे कि खुदा रखते थे, कि भाई जी। हमारी इतनी मुसीबत में खड़ी है, भाई वाह क्या खुदा था है। तो ये या फिर है, साहिर ने कहा था कि सजा का हाल सुनाएं, जजा हाँ, की बात करें, खुदा मिलाओ जिन्हें वो खुदा की बात करें। हाँ। तो ये सब सबने ही ऐसा लिखा है। और मेरे बाप की पोइट्री जो है, जी, जी, मेरे अम्मा की पोइट्री जो है, मेरे दादा की, उसमें आपको यही सब मिलेगा। और जी। ये क्या सारे ही शायर हैं, बड़े मुज़्ज़र शायर। मुज़्ज़र खैराबादी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि एक मुसलमान का दिल तोड़ दिया, क्या कहना, अपने नजदीक बड़ा आपने काफिर मारा। अपने अपने नजदीक बड़ा आपने काफिर मारा, एक मुसलमान का दिल तोड़ दिया, क्या कहना, अपने नजदीक बड़ा आपने काफिर मारा। तो ये इसलिए कि वो जो 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 मुसलमान उनसे, मुल्ला जी से एग्री नहीं करता, इमाम जी, साहब से एग्री नहीं करता, वो तो काफिर ही है। ये किस्सा है। जी, जी, जी। तो अ, होगा जी, जी। आप ये लोग हैं, इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के खिलाफ हमेशा लिखा गया है। और जो एक बात हमने और आपसे पूछी उसके जी, बाद में भी बताएं कि उर्दू का नास्तिक शायर, एथिस्ट शायर फिर भी अपने मजहब के अगेंस्ट तो लिखता ही है, फिर भी मगर वो दूसरे के जो मजहब हैं उनकी फिर भी इज्जत करता है। मैं आ, देखिए मैं तो ये आपको एग्जांपल देता हूँ एक। जब मैंने आपको बकरीद पे ईद मुबारक कहा तो आपने कहा कि अकेला साहब मैं आपकी ईद मुबारकबादी क्या लूं, जबकि बकरीद के नाम पे हजारों लाखों जानवरों का कत्ल होता है। और वही उसी जावेद अख्तर साहब को, उन्हीं जावेद अख्तर साहब को जब यहाँ पे लोखंडवाला में अभिजीत साहब ने दुर्गा पूजा पंडाल में बुलाया, सिंगर अभिजीत साहब ने, तो आपको मैंने देखा कि आप दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़ रहे थे, नतमस्तक थे। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, सबसे पहले जो है वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, उसी तरह से ये तो सारी जो आपकी फ्री थिंकिंग है, ये भी अपने घर से शुरू होनी चाहिए। हर आदमी के हाथ में तो है नहीं, जिस तरह हर आदमी किसी न किसी शहर, किसी कस्बे, किसी गांव में पैदा होगा, कहीं तो पैदा होगा ना, वैसे ही हर आदमी किसी न किसी कम्युनिटी में पैदा होगा, बड़ी कम्युनिटी, छोटी कम्युनिटी, मझली कम्युनिटी, बहुत छोटी, कहीं भी पैदा हो, मगर पैदा किसी कम्युनिटी में होगा, उसके हाथ में नहीं। लेकिन जहां वो पैदा होता है, लोग उसको आइडेंटिफाई उससे करने लगते हैं। जी, तो उसका कर्तव्य बनता है कि जब ये बंधन तोड़ रहा है तो सबसे पहले तो वो तोड़े जो उसके ऊपर खुद ब खुद आ गए हैं उसकी मर्जी के बिना, और साफ क्लियर कर दे कि ये लार्ज हार्टेडनेस आप दूसरी जगह दिखा सकते हैं, अपने यहाँ नहीं दिखा सकते। अपने आप नहीं कहते कि ये अच्छा तो ये तो है ही है, ऐसे नहीं, पहले तो वो बिल्कुल क्लियर कर दो। दूसरे ये कि मैं एक बात समझता हूं जो हम लोग अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये सिर्फ रिलीजन नहीं है, हिंदुस्तान के कल्चर में भी बहुत सारी चीजें हैं, दिवाली, होली, दुर्गा या जन्माष्टमी, इनकी एक कल्चरल हैसियत भी है। जी, मतलब मैं बकरीद नहीं मनाता हूँ लेकिन ईद मनाता हूँ, जी, मैं क्रिसमस मनाता हूँ, तो मैं होली और दिवाली मनाता हूँ। तो ये जो त्योहार है ना, चाहे जन्माष्टमी हो या दुर्गा पूजा हो या ईद हो या क्रिसमस हो, इनकी एक सोशल और कल्चरल वैल्यू जो हमें समझनी चाहिए। आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हर कम्युनिटी फलती फूलती रहे, उसका अपना जो कल्चर है कल्चर रहे, उन्हें अपना मजहब मानना है जरूर माने, हमें क्या आपत्ति है,
लेकिन भाई उसको सड़क पे मत लाओ, उसे पॉलिटिकली मत यूज करो, तो मानते रहो। हम नहीं मानते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि ये जेस्चर जो है ये सोशल भी है, ये जी, जी, कल्चरल भी है। मिसाल के तौर पे होली और दिवाली जो है, या इवन क्रिसमस जो है, जहाँ पे उन शहरों में जहाँ क्रिश्चियंस की एक अच्छी खासी आबादी, जैसे मुंबई, लखनऊ में हमारे एक जमाने में, अब तो मालूम नहीं है, नहीं है, बहुत क्रिश्चियंस होते थे, और वो लखनऊ की साफ जबान भी बोलते थे। और अभी भी उनमें से एक आध से तो मैं टच में हूँ, जो 9-10 साल की बच्ची थी हमारी पड़ोसी, मैं 11 साल का हूँगा, 10 साल का हूँगा, और क्रिश्चियन फैमिली थी वो, और वो अब ग्रैंड मदर है, इलाहाबाद में रहती है, फोन पे बात होती है, और क्रिसमस पे मुझे केक आज भी भेजती वहां से, इलाहाबाद से अभी आया था क्रिसमस पे केक उसका। ये जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अब होली एक खूबसूरत त्योहार है, दिवाली एक खूबसूरत त्योहार है, हम भी उसे एंजॉय करते हैं, और ये हमारी हेरिटेज है, ये हिंदुस्तानी का हेरिटेज है, ये सब कुछ। वो क्रिसमस भी है, जी, 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 वो ईद भी है, और वो होली भी है, दिवाली भी है। तो ये जो आपने मुझे जहां देखा उस त्योहार में, तो आप मुझे हर त्योहार में देखेंगे, आप फिक्र न करें। जी, जी, जावेद अच्छा, साहब, जी, अब जी, वहां हम गए, अब हम वहां जाते हैं, चाहे चर्च में जाएं या मंदिर में जाएं, तो अब वहां जो हमारे दोस्त कर रहे हैं वो हम कर दे, तो उस पर क्या, हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमारा कोई फेथ तो है नहीं, सच बात ये है। हमारे लिए तो ये दोस्ताना जेस्चर है, तो जी, करते हैं। जी, और जावेद, उससे या तो ये आपका विश्वास हो कि ये आपने कर दिया, तो वो जो ईमान है आपका, वो तो भ्रष्ट हो जाए। तो मेरा तो कोई ईमान है नहीं भ्रष्ट होने वाला, जी, ये तो भ्रष्ट होगा। तो मेरे लिए तो सिर्फ ये एक फ्रेंडली जेस्चर है, तो मैं करता हूँ। ये एक प्रश्न मेरे जहन में था जो मैंने आपसे पूछा, हाँ, और आपने बड़ी खूबसूरती से इसका जवाब दिया। आपने एक बात जो बड़ी अच्छी कही कि ये सब खुशियों के त्योहार हैं, इसको मनाने चाहिए। जिंदगी को खूबसूरत करते हैं। और और आप देखिए कि वो शायर जिनके बारे में बता रहा हूँ, हम्म, आप, मेरे एक फादर ने 2 वॉल्यूम एडिट किए थे, शायरी तो बहुत है लेकिन उन्होंने सेलेक्ट करके, हिंदुस्तान हमारा, जी हाँ, जी, ये राजकमल ने छापा है। जी, ये जी, 2 वॉल्यूम है, आप मंगाइए जरा। जी, जी, है आप मेरे, देखेंगे कि राम पे, कृष्ण पे, शिव पे, पार्वती पे, सीता जी पे, राधा पे, त्योहारों पे, होली पे, दिवाली पे, एक क्षमावनी त्योहार है, जैन त्योहार है, और ये गुरु नानक पे क्या क्या पोइट्री है उर्दू में, जी, क्या जी, क्या शायरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, फिर हमारे बड़े लीडरों पे, पुराने जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, एक नज्म है महारानी लक्ष्मीबाई पे, देखने के और सुनने के काबिल है। जी, जी हाँ, यही है, जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। जावेद साहब, तो आपने जो बात कही तो कि तो ये जो है उर्दू का ये जो कैरेक्टर है, ये लोग नहीं जानते। उर्दू शायरी वो समझते हैं सिर्फ शराब और महबूबा पे ये शायरी हुई है। मतलब जो महारानी लक्ष्मीबाई पे पोएम है, बहुत लंबी पोएम है, राही साहब की, डॉक्टर राही मासूमरज़ा ने लिखी थी अपनी जवानी में। वो पोएम में बिना रोए पढ़ ही नहीं सकता। वो जब आखिर में दिखाते हैं लक्ष्मीबाई की शहादत, किस तरह से उन्होंने ओ हो लिखा है राही साहब ने, ये हो नहीं सकता कि आपकी आंखों में आंसू, मुमकिन नहीं। जी, जी, ऐसी शायरी है। टीपू सुल्तान पे जो पोइट्री है, किस बड़े आदमी पे शायरी नहीं है जो कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा है, उसके ऊपर आपको जो उर्दू में शायरी मिलेगी। और त्योहार बताऊं, ये तो मैं दावे से बोलूंगा कि होली पे उर्दू से बेटर आपको हिंदुस्तान की किसी जबान में पोइट्री नहीं मिल सकती। जी, सच है, सच है, सच है। तो कोई है, पढ़ लीजिएगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक बात जो समझ पाया आपके सामने संप्रेषित करके उसको बता के क्लियर होना चाहता हूँ कि त्योहारों के अपने रंग रूप हैं और उनका कल्चरल हेरिटेज भी है, और हमें मज़ा भी लेना चाहिए, उससे ज़िंदगी को खुश। त्योहार ही कल्चरल हेरिटेज नहीं है, आपका कल्चरल हेरिटेज बहुत बड़ा। लोग ये समझते नहीं है, हर चीज को रिलीजन में मत डाल दो। फैक्ट ये है कि रामायण या महाभारत बहुत से लोगों के लिए रिलीजियस किताबें हैं, लेकिन ये किताबें हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत कीमती होनी चाहिए। जी, ये हमारा हेरिटेज है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। ग्रीक माइथोलॉजी है, रोमन माइथोलॉजी है, ये लोग क्रिश्चियन हो गए,
मगर उन्होंने अपनी माइथोलॉजी थोड़ी छोड़ दी। वो ग्रीक माइथोलॉजी तो आज भी है, वो रोमन माइथोलॉजी तो आज भी है। तो ये माइथोलॉजी हमारी है, जी हाँ, हर हिंदुस्तानी की है। रामायण पे, महाभारत का पे हर हिंदुस्तानी का बराबर का अधिकार है। जी और जी अगर वो उसे इग्नोर करता है तो बेवकूफ, खजाना तेरे पास था, तूने नहीं लिया तो ना ले, तेरी किस्मत खराब है। तो इन फेस्टिवल्स को बेस मान के जो पॉलिटिकल पार्टियां अपना उल्लू सीधा करती हैं, उनसे बचने की जरूरत है। नहीं, वो तो छोड़िए पॉलिटिकल पार्टी को। फैक्ट ये है कि ये फेस्टिवल रिलीजियस थे ही नहीं टू बिगिन विद। ये तो रिलीजन ने ले लिए जी। ये तो कल्चरल ही त्योहार हैं ओरिजिनली। आप बहुत खूब, कल्चरल इंक्लूडिंग ईद, वेरी गुड। चाहे कोई भी हो, ये त्योहार रिलीजन ने अप्रोप्रिएट कर दिए। मगर क्रिसमस, ये क्रिसमस का जो त्योहार है, आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये क्रिश्चियनिटी से भी पहले का, जी। लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में शामिल कर दिया गया एट द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी, ये जो है, ये किसानों के, जो दिवाली है, ये किसानों का त्योहार। जब वो अपनी फसल खत्म करता है, अपनी प्रॉब्लम से खत्म, उसको कटाई हो जाती है, रिलैक्स होता है। ये त्योहार जो है, ये अगर आप किसी अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, दुनिया में जो त्योहार है वो कल्चर ने डेवलप किए और रिलीजन ने ले। वाह। उसी तरह जिस तरह जो लोग कहते हैं कि इतने बड़े बड़े धर्म स्थलों की आबो हवा की क्यों इतनी अच्छी है, पता लगा कि वहां पे धर्म स्थल इसलिए बनाए गए क्योंकि वहां की आबो हवा पहले से अच्छी थी। सही बात। जी जावेद साहब, आपकी किताब में लावा में प्रीफेस में आपने जो बात कही है, मुझे लगता है कि वो बात यहाँ पे भी फिट होगी कि दिल को भी आजाद छोड़ दिया जाए और अक्ल की पहरेदारी भी हो जिंदगी को जीने के लिए, जैसे कि आजाद पाबंदियां और पाबंद आजादियां। तो हम आगे बढ़े इसके पहले कुछ और बाइट्स ले लेते हैं, अब थोड़ा सा इंटरव्यू बाकी है। जी जरूर। जावेद साहब, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आपको अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं, और थैंक यू फॉर बीइंग elder brother to me, and for me you're the father figure, and बहुत कुछ आपसे सीखा और आगे सीखना है। थैंक यू वेरी मच। और आपने हम सब के लिए, पूरे इंडस्ट्री के लिए जो जो काम किए हैं, मैं तो उसका एक चश्मदीद गवाह हूँ कि आपने कैसे जद्दोजहद करके पूरा एवरीथिंग पॉसिबल किया कि सबको म्यूजिक इंडस्ट्री में जो कंपोजर्स, लिरिसिस्ट्स, सबको ये रॉयल्टीज मिल सकें। थैंक यू फॉर बीइंग व्हाट यू आर, एंड थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग देयर फॉर एवरीबॉडी। आपको हमारी उम्र लग जाए। थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे अगेन। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। मेरा नाम है कुमार और मैं जावेद साहब को उनके जन्मदिन पे बहुत बधाई देता हूँ और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। और जावेद साहब ने जो हमारे राइटर और कंपोजर के लिए किया, हमारे हक में बात की, ये पहले कभी नहीं हुई थी। और जावेद साहब का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। उनकी वजह से हालात सुधर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि IPRS कितना आगे बढ़ चुका है। ये सारा जो क्रेडिट है मैं जावेद साहब को देना चाहता हूँ, और आने वाली जनरेशन आपको हीरो के रूप में देख रही है। और आपके लिए एक शेर लिखा था मैंने, फिर मैंने सोचा जावेद साहब आप खुद शेर हैं तो आपके सामने शेर कैसे माना है। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, और अगेन आपको जन्मदिन की बहुत बधाई हो। थैंक यू। जावेद साहब नमस्ते, और आपको सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। आपको हैप्पी बर्थडे कहते हुए और बर्थडे की मुबारकबाद देते हुए जो पहला ख्याल आता है वो ये है कि मैं आपकी जगह खुद को मुबारकबाद दे दूं। खुद को इसलिए जावेद साहब कि जब मैं अपने एक छोटे से शहर में था, गौरीगंज में, तो आपके गीत थे, पहले साहिर लुधियानवी साहब, फिर जावेद अख्तर साहब। ये दो लोग थे जिनके नगमे सुन के, जिनके गीत सुन के मेरे अंदर ये ख्वाहिश जगी कि मैं भी कोशिश करूं कुछ लिखने की। जिस तरह से मैजिकल तरीके से आप शब्दों को पिरोते थे, एंड राइटली इसीलिए आपका नाम जादू भी है, हम सब प्यार से आपको जादू बुलाते हैं। कभी कभी जावेद साहब ये लगता है कि आपके गीत दरअसल आपके हैं ही नहीं, और ये इसलिए लगता है कि आपके गीत लोकगीत बन चुके हैं। जब भी आपका कोई गीत सुनो लगता है ये तो हम शुरू से जानते हैं, ऐसा नहीं कि ये गाना अभी किसी ने लिखा होगा। संदेशे आते हैं, हाँ ये तो है, जब से कायनात है, जब से दुनिया है, जब से गीत गाए जा रहे हैं, शायद किसी दादी नानी ने हमें ये गाना गा के सुनाया हो। लोक गीतों में गीतों का बदल जाना
ये हम जैसे गीतकार जो कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ऐसा लिख पाएं जो लोक भाषा में शामिल हो जाए, उनसे पूछिए ये कितनी बड़ी बात है। और आपने इतना एफर्टलेसली साल दर साल आप ये करते आ रहे हैं। अगर मुझे कहा जाए कि मैं उन फेवरेट गीतों की बात करूं जो मैंने आपसे सुने हैं, आपके कलम से निकले हैं, तो मुझे लगता है कि कई दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपके गीतों की उम्र जावेद साहब हजारों साल है, लेकिन हमें आपकी उम्र भी 100 साल से ऊपर चाहिए। सेहतमंद उम्र, आप शतायु हों, आप ऐसे ही लिखते रहें, आप मुझे और मेरे जैसे हजारों लाखों को इंस्पायर करते रहें। हमें बेहद बेहद मोहब्बत है आपसे। बहुत 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 बधाई आपको एक बार फिर से जन्मदिन की जावेद साहब। नमस्ते। ये दिल है अब मुखातिब उस एक खुश गुलू से जो कर रहा है सबको हैरान गुफ्तगू से। है नाम उसका जादू, है धाम शहर मुंबई, है काम लिखने गाने घर बैठकर जुहू से। जावेद है वो अख्तर के जिसकी शायरी को देती है दाद दुनिया लंदन से लखनऊ से। ये शख्स इस जहां में ऐसा है जिसकी जानिब उठती हैं सब निगाहें इज्जत से आरजू से। सत्ता तो दे रही है इंसानियत को सदमे, जावेद दे रहा है कुर्बानियां लहू से। संसद में जाके इसने गीतों की रॉयल्टी पे कानून एक बनाया, लफ्जों के रंगो बू से। जावेद पे कसीदे क्यों ना लिखे अकेला, मिलती है जो तसल्ली गर उसकी आरजू से। दोस्तों, मैं हूं विजय अकेला और जावेद साहब की सालगिरह पे मेरी ढेरों बधाइयां। जावेद साहब, आप जिए हजारों साल। थैंक यू। जावेद साहब, हमारा ये जो इंटरव्यू है, ये गुफ्तगू है, ये सभी लोग देख रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, IPRS से जुड़े हुए तमाम संगीतकार भी देख रहे हैं। आपने जो एक गजल कही है जो परपेंडिकुलर साइज में छापी गई है, वर्टिकल, ये वो अंट ही नहीं रहा था उस साइज में, तो उस पे भी ये ट्यून बनाए। मैं अगर इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, गलती होगी तो आप उसे सुधारिएगा। ये एक जो मिसरा है वही कितना लंबा है। दश्ते जुनू वीरानियां कहते सुकून हैरानियां, एक दिल और उसकी बेसरो सामानियां, अज खाकदां ता आसमां तन्हाइयां तन्हाइयां तन्हाइयां। ये एक मिसरा है। चेहरा जमी का जर्द है, लहजा हवा का सर्द है, पहने फिजाएं हैं कफनिया गर्द है, मातम कुना है ये समा तन्हाइयां तन्हाइयां तन्हाइयां। मैंने क्या सही तरीके से रिसाइट किया जावेद साहब इसको? आपने सही पढ़ा, लेकिन इसकी जबान थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ये पॉपुलर गाने के लिए नहीं है जी। ये ठीक है, वो किताब में सही है, लेकिन कि जब हम पब्लिक से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जबान इतनी ट्रांसपेरेंट हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप अलग कुछ लिख रहे हैं जो पब्लिक का कंजम्पशन के लिए नहीं है, ठीक है, उसमें थोड़ी मुश्किल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, वो तो जो लोग कॉन्सर्ट हैं पोइट्री के वही पढ़ेंगे। लेकिन जब आप गीत लिखते हैं तो गीत तो आप सबके लिए, तो फिर वो गीत की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादातर आदमी समझ जाए। जी। जावेद साहब, एक बात और बताएं कि फजल हक खैराबादी, मुज़्दर खैराबादी, जानिसार अख्तर साहब, जावेद अख्तर साहब, अब आपकी पीढ़ी में अगले शायर कौन है? अगले शायर, अब मैं देखिए, पता नहीं मुझे आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, इसलिए कि वो भी छुपा के, जैसे मैं शुरू में छुपा के रखता था वैसे ये भी छुपा के रखते हैं। मेरे एक बेटी है, एक बेटा, जोया और फरहान, दोनों पोइट्री लिखते हैं, लेकिन दोनों छुपा के रखते हैं। जोया को तो मैंने ही आज तक कुछ नहीं पढ़ा, फरहान की तो 3-4 पोएम फिर भी मैंने किसी तरह से पढ़ ली है, लेकिन इनका जो काम है ये बड़े प्राइवेट है उस मामले में, और कहीं ना छपवाते हैं ना सुनाते हैं किसी को। एक दो उनके कोई अपने दोस्त होंगे, भाई मैं उन खुशनसीबों में नहीं हूँ जिन्हें वो सुनाते हूँ, तो दोनों करते। जी। और उर्दू में लिखते हैं? नहीं, इंग्लिश, दोनों इंग्लिश में। अब ये इनकी तो भाई फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है जी। मैं चाहता था कि इन्हें उर्दू भी आ जाए, आदमी को अपनी मदर टंग आनी चाहिए। मैं क्या, गुजराती अगर आप हैं तो गुजराती आपको मालूम होनी चाहिए, पंजाबी है तो पंजाबी मालूम होनी चाहिए, मराठी है तो मराठी मालूम होनी चाहिए।
और दूसरी भाषाएं भी मालूम हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी मातृभाषा आपको जरूर आनी चाहिए। ये मुझे इस बात का दुख है कि अब जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो इस बात पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा है कि बच्चों को उनकी मदर टंग जरूर आए। इंग्लिश बहुत जरूरी है, बगैर इंग्लिश के तो अब दुनिया में काम नहीं चलेगा। इतनी जरूरी तो पहले भी नहीं थी जितनी अब हो गई है, क्योंकि सारे मुल्क सिमट रहे हैं और एक कॉमन लैंग्वेज मुल्कों को चाहिए, वो अंग्रेजी। जो बाकी जो मुल्क जहाँ इंग्लिश नहीं वहां भी अब सीखी जा रही है, चाइनीज सीख रहे हैं अंग्रेजी। तो और हम लोग को ये जो आईटी है इसमें एडवांटेज क्यों हो गया और हम इतने आगे क्यों निकल गए? इसलिए कि हमारे पास इंग्लिश थी, हम जानते थे, हमारे पास अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने देखिए मार्केट अपनी कहाँ पहुंचा दी आईटी में। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज। तो वो तो चाहिए हमें, इसकी जरूरत है अंग्रेजी की, लेकिन अंग्रेजी अगर मातृभाषा की कीमत पे आती है तो अच्छी बात है। जी हमें जी मातृभाषा देखो, जैसे हमें एक पेड़ को टहनियां भी चाहिए जो दूर दूर तक गई हो, वो अंग्रेजी है, लेकिन जड़ें भी चाहिए जो अंदर तक जा गई हो। जितना पेड़ ऊपर फैलेगा उतना अंदर गहरा जाना चाहिए, वरना पेड़ गिर जाएगा। तो हम जो है उधर तो टहनियां फैलाते चले जा रहे हैं और जड़ें कमजोर होती जा रही हैं, अच्छी बात नहीं। जी जी हमारे बच्चों को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। मैंने जी। अब गिन के दो बातें और आपसे करनी है। और पहली बात ये कि क्या ही अच्छा होता, ऐसा तो कहना सही नहीं लगता, लेकिन अगर आप ये ट्वीट करें कि मैं एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, फ्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ और कैपेचिनो पी रहा हूँ, तब तो आपको लाखों बधाइयाँ मिलेंगी और विश करेंगे लोग। लेकिन ट्विटर पे जो आप सच्ची सच्ची और खरी खरी बातें करते हैं और उसके बाद जो लोगों की जो तारीफें तो मिलती हैं और उसके साथ साथ जो लोग इतनी आपकी बुराइयां करते हैं, तो उससे आपका मन कड़वा और कसीला नहीं हो जाता? नहीं, नहीं इसलिए नहीं होता कि मेरी बुराइयां बुरे लोग करते हैं। ये वही लोग जिनके खिलाफ गजलें नज़में लिखी गई है ना, जी वही करते हैं बुराइयां। तो इस तरह के जो रिएक्शनरी लोग होते हैं वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, वो गाली दे सकते हैं। इसे आर्ग्यूमेंट तो उनके पास होता नहीं है और वो इस बात पे इंसिस्टेंट होते हैं। वो एक बात तो ये मानने को तैयार नहीं होते कभी कि मैं एथीस्ट हूँ, इसलिए कि ये उनको सूट नहीं करता। ये बात कि आदमी एथीस्ट है और सेकुलर है उनको सूट नहीं करता, इसलिए कि फिर वो क्या बोले। कभी कभी कहते हो जावेद अख्तर नाम से होता है, तो उन्होंने आपने वो फला मुल्ला ने बोला था और फला लीडर मुसलमान ने कहा था, तो आप कुछ नहीं बोले। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे ट्वीट्स पढ़ लो, मैं तो इनमें से किसी को नहीं छोड़ता हूँ, मैं तो खुल के इनकी बुराइयां करता हूँ। लेकिन सेकुलर होने का मतलब नहीं है कि मैं एक ही तरफ के बिगट्स की और कम्युनलिस्ट की बुराई करूँ। सेकुलर होने का मतलब है कि जहां भी मैं कम्युनलिस्ट देखूं, जहां भी मैं सांप्रदायिक आदमी देखूं, उसकी बुराई करूं। तो मैं सारी तरह की सांप्रदायिकता की, चाहे यहाँ की हो, वहां की हो, कहीं की हो, मैं उसकी बुराई करता हूँ। इनको बुरा लगता है तो भाई इन्हें बुरा ही लगेगा, और क्या, अच्छा क्यों लगेगा। लेकिन अगर बुरे लोग आपकी बुराई करें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप वन एक मैन। बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक मुझे दोनों तरफ से गालियां आनी तब तक मैं ठीक हूँ। अगर एक तरफ से गालियां आना बंद हो गई तो फिर मैं सोचूंगा मैंने क्या गड़बड़ की। हिंदुस्तानी नागरिक ऐसे भी होने चाहिए कि जो हम फ्री हैं। हमें भैया जिसकी जो बात अच्छी लगेगी हम अच्छी कहेंगे, जिसकी जो बात बुरी लगेगी हम बुरी कहेंगे। और हमारा भी अधिकार बनता है, हम वोट देने वाले लोग हैं। इस डेमोक्रेसी में, इस जनतंत्र में हमारा हिस्सा, हमारा शेयर है, और हम उस शेयर को भूल जाए ये हम नहीं करेंगे। ये हमारे पास बहुत कीमती खजाना है, ये जो चीज है हमारे पास बहुत, ये मामूली चीज नहीं है। ये जरा इस देश से बाहर जाके देखो कितने मुल्कों के पास है, एशिया में मिलता नहीं है आपको वोट देने वाला। तो ये जो हमारे पास खजाना है इसको हम संभाल के रखें, अपने जनतंत्र को, अपनी डेमोक्रेसी को, अपने सेकुलरिज्म को। ये देश जो है इसकी तरक्की ही इसलिए हुई है कि सेकुलर रहा है हमेशा।
ये कोई मिसाल है कि एक मुल्क जो है वो धर्म के नाम पे बांट दिया गया, और उसके बाद भी ये हिस्सा जिसमें हम रहते हैं वो कहे नहीं जी हम तो धर्म निरपेक्ष बनाएंगे कानून। ये कहीं सुना है आपने? जी। ये हम उस जमीन पे पैदा हुए हैं, उस मिट्टी से हम बने हैं, हमको कोई कम्युनल नहीं कर सकता है। हमारा रगों में जो है डिसेंशन का एक्सेप्टेंस है। आप में से बहुत कम लोगों को एक बात मालूम होगी, दुनिया में पहला मुल्क है भारत जहां एथीस्ट पैदा हुए। दुनिया का पहला मुल्क। और एथीस्ट नहीं कहते मैं कुछ नहीं मानता, मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ ये एक पूरा मूवमेंट था 3,500 साल पहले, 3,500 साल पहले चारवाक। चारवाक बहुत से लोग समझते हैं एक आदमी का नाम है, नहीं, ये मूवमेंट जिसमें उनके जो फिलोसफर्स हैं, 3,500 साल की बात कर रहा हूं मैं, कि उन्होंने लिखा कि डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कि दुनिया कोई चला रहा है बिल्कुल बेकार बात है। देयर इज नो गॉड। ये जो है कि मरने के बाद आप यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे फिर जन्मेंगे, जन्नत वर्ड तो नहीं उन्होंने यूज किया कि कोई आपको इनाम मिलेगा, कोई कुछ नहीं। मर गए, किस्सा खत्म हो गया। ये 3,500 साल पहले इस मुल्क के फिलोसफर ने बोला। चारवाक मूवमेंट, ऐसा कीजिए गूगल कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो डिसेंशन जो, अच्छा आप हमारा भी कमाल देखिए कि उन्होंने, ये लोग जो लिख रहे थे उन्हें भी सेंट मान लिया। अब ये किसी सोसाइटी में मुमकिन है? तो हम तो बड़े अजीब लोग हैं भाई। वो हम वैसे ही रहेंगे, वही हमारा भला है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि डेमोक्रेसी 1947 आजाद होने के बाद 52 जब ये बना था तब से थोड़ी आई है। ये तो हमारी लोगों में कई हजार साल से है डिसेंशन कि तुम्हारी राय ये है, मेरी राय ये, तुम भैया अलग सोचते हो, मैं अलग सोचता हूँ, ठीक है चलो पास पड़ोस में घर बना लेते हैं, रहते हैं साथ में, मगर ये कि तुम अलग सोचो मैं अलग सोचूंगा। जी। जिस दिन इस मुल्क में ये खत्म कर दिया गया, जिसकी कोशिश होती है कभी कभी, तो वो ये मुल्क जो बाहर के आस पड़ोस के मुल्क में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, वैसे ही हम हो जाएंगे। हमारी खूबी है कि हम डिसेंशन मानते हैं। जी। आप कोई दुनिया में बता सकते हो मुल्क के जहां नास्तिक कौन का जी सेंट है या हमारे यहाँ हुआ? जी। तो हमें वो हिंदुस्तान चाहिए। जी। और वही हिंदुस्तान की हम सुरक्षा करने के लिए अगर 50-100 आदमी मुझे गाली दे देते तो क्या, कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, सौदा इतना खराब नहीं है, घाटे का नहीं है। तो आप अच्छी बातें करते हैं, तो आपको इस बात का डर नहीं लगता कि आपको भी सेंट मान लिया जाएगा बहुत जल्दी? अरे भैया अभी तो इंसान मान ले, इतना ही काफी है। बिल्कुल सही। जावेद साहब, मैं साहिर लुधियानवी साहब से तो मिल नहीं सका, लेकिन मैं आपसे खूब मिला हूँ, और मुझे आपसे मिलने के बाद साहिर से न मिलने का गम भी नहीं होता। लगता है कि हम मिल गए साहिर की ही किसी बिरादरी के इंसान को। और इस इंटरव्यू को समाप्त करते हुए मैं मीर तक़ी मीर का एक शेर आपके नाम करना चाहूँगा कि किसकी मस्जिद कैसा मैं खाना कहाँ के शेखो साहब, किसकी मस्जिद कैसा मैं खाना कहाँ के शेखो साहब, एक गर्दिश में तेरे चश्मे सियाह के सब खराब। बहुत शुक्रिया आपका कि इस अपने बर्थडे की पूर्व संध्या पे इतना वक्त निकाला। हमें मालूम है कि आप किस तरह भी लोगों के द्वारा छीने जाएंगे मुझसे, पूरी दुनिया आपका बर्थडे सेलिब्रेशन मनाना चाहती है।